हमको ये पता चल गया है कि बारिश कैसे होती है। तुमने एनसीईआरटी में भी देखा होगा बारिश कैसे होती है। पहले होता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होने के बाद में क्या होगा? कन्वेक्शन। क्या होगा? जो वाटर वेपर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। जब मॉलिक्यूल खुद ऊपर की तरफ जाता है तब उसको क्या बोलते हैं अपन? कन्वेक्शन। कहीं भी चाय गर्म की है तो वो उसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? दोनों में एग्जांपल से ऐसे सोचो। ये भगोनी है, ये क्या है? हमारी भगोनी। भगोनी बोलते हैं ना उसको, भगोनी पतीला जो भी। मैंने नीचे से आग देना स्टार्ट किया, इसके ऊपर दूध और पानी रखा हुआ है क्योंकि हम क्या बनाने वाले हैं? चाय। अब हीट ट्रांसफर हो रही है एक मेटल ऑब्जेक्ट से, हो रही है कि नहीं हो रही? जब हीट खुद ट्रांसफर हो रही है तो बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? मैं कुछ इनको दूं, ये पीछे वाले को दें, ये आगे वाले को दें, इसको कंडक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंडक्ट। मैं खुद ही आगे तक जाता जा रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कन्वेक्शन। क्या बोलूंगा? जब कोई भी चीज खुद ही गर्म हो रही है और खुद गर्म होते खुद ही ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको अपन बोलते हैं कन्वेक्शन। बारिश कैसे होगी? पहले इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन को उसको अपन क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। वो मॉलिक्यूल खुद ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा वो हीट को लूज करता जाएगा। जैसे चाय गर्म कर रहे हो तो भाप देखते हो ना, पर एक हाइट के ऊपर भाप दिखनी बंद हो जाती है। इसका मतलब उसने अपनी हीट लूज कर दी, मिक्स हो गया एटमॉस्फेयर। जितना ज्यादा हीट होगी उतना ऊंचाई तक भाप उठेगा। समझ में आया? वो ऊपर तक पहुंच गया, उसको अपन बोलेंगे कन्वेक्शन। और जब बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा वो चिल्ड हो जाएगा, उसको अपन क्या बोल जाएंगे? कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन तो बच्चों के लिए आसान करने के लिए एनसीईआरटी में क्या था? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होते ही प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश। हम ह्यूमन बींग्स ने इतना दिमाग लगा लिया कि बारिश कैसे होती है। वेरी गुड। कहां पे कौन सा मिनरल मिल रहा है, कौन सा केमिकल कंपोजिशन है। जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आएंगे उनको पता चला होगा वो मेंडलीव टेबल। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाएंगे उतना एक वो नया बनता जाएगा। समझ में आ गया हमको? वेरी गुड। हमने सारी की सारी चीजें पता कर जी क्या होता है, माउंटेन कैसे। अर्थ पे रह रहे हैं, ये गोला कैसे बना हमको ये नहीं मालूम, और गोला पे क्या हो रहा है वो सब हमने पता कर लिया। ये ऐसी है कि मैं खुद को नहीं जानता पर दूसरे के बारे में मैं जजमेंट कर दूं। करेक्ट। बात समझ में आया? ये ज्योग्राफी है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। जो एग्जाम्पल दिया वो साइंस है, वो प्रूवन है। पर जब आर्ट्स आ जाती है इसका मतलब वहां पर आ जाती है हाइपोथेसिस। क्या आ जाती है? हाइपोथेसिस का मतलब, अब बोलेंगे अर्थ कैसे बनी। अब अलग अलग बंदे, अलग अलग ज्योग्राफर्स आते हैं। अब कोई क्या बोलता है कि भाई पहले एक बहुत बड़ा प्लेनेट था। क्या था? एक। अब इनके थ्योरीज को हम डिटेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि 1995 से लेके अब तक कोई ओरिजिन एंड एवोल्यूशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। और तुमने आज तक जीएस की ज्योग्राफी में और मेंस के ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर ये नहीं देखा होगा हाउ यूनिवर्स हैज फॉर्म्ड, कि खुद यूपीएससी को नहीं मालूम हाउ यूनिवर्स हैज फॉर्म। एक कोई थ्योरी ही नहीं है, इसलिए तुमसे पूछेंगे नहीं। पर अलग अलग थ्योरीज आती हैं। एक बोलते हैं पहले एक बहुत बड़ा प्लेनेट था, एक बहुत उससे भी बड़ा एक स्टार था। क्या था? एक स्टार। ऐसा सोचो ये प्लेनेट है, ये स्टार है, ये स्टार इसके पास से गुजर रहा है, और जब इसके पास से गुजरेगा तो इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा। इसके छोटे 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 टुकड़े बाहर निकलने लगे और वो क्या बन गए? प्लेनेट। तो बोले भाई अगर एक एक करके बाहर ही निकलने लगे तो ऐसे 8 ही क्यों निकले? अनगिनत निकलने रहने चाहिए थे, क्योंकि हाइपोथेसिस किसी ने दे दिया। वो खुद थोड़ी देखने बैठा था कि इतना स्टार गया था, उसने बस बैठा और एक गणित का ज्ञान दे दिया। सिमिलरली ऐसे बोलते हैं सिगार थ्योरी। कौन सी थ्योरी? जैसे सिगार नहीं होता, ऐसा एक प्लेनेट था, धीमे धीमे उसके टुकड़े होते गए और वो आज क्या बन गया आपके अलग अलग प्लैनेट्स। अलग अलग थ्योरीज हैं। सबसे लास्ट में जो एक अभी तक जिसपे कंसेंसस बन पाया, क्या बन पाया? कंसेंसस मतलब सबकी सहमति कि हाँ आप सभी के सभी साइंटिस्ट हो। अभी इन्होंने कोई थ्योरी दी तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी, इन्होंने कोई थ्योरी दी तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी। एक ऐसी थ्योरी जिसपे ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज सही है, वो है बिग बैंग। क्या है वो? अब बिग बैंग का कंसेप्ट सुन लो। बिग बैंग वाले क्या बोलते हैं? एक छोटा सा पार्टिकल था, एक छोटा सा क्या था? ये गर्म होने लगा, और कोई भी चीज अगर गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है। कोई भी चीज गर्म होगी वो एक्सपेंड होगी, वो एक्सपेंशन होने लगा, वो इतना बड़ा हो गया। एक समय के बाद वो हीट लूज करने लग गया। क्या लूज करने लग गया? जब भी कोई चीज हीट लूज करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या करती है?
और फिजिक्स के अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे, जब भी कोई चीज अपनी हीट लूज भी करती है तो उसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? ऐसे सोचो कोई चीज बाहर खुल गई, अब वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो रही, तो जब वो अंदर की तरफ आएगी तो ऐसे रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, तो बोले इसके रोटेशन के चक्कर में धीमे धीमे अलग 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 क्या बन गए? प्लैनेट्स। सारे के सारे बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज सही है, पर इसका भी एक नेगेटिव है। वो पहला पार्टिकल कहां से आया वो बताओ। तुम सबने अपना दिमाग लगा दिया होगा, जैसे भी हमको उसकी डेप्थ में नहीं जाना कि बिग बैंग क्या है। साइंटिस्टों को दिमाग लगाना उन्होंने लगा दिया, क्योंकि वो सारे के सारे ज्योग्राफर्स हैं। हम क्या बनने जा रहे हैं? पर इस हाइपोथेसिस का भी एक नेगेटिव हो गया क्या, कि वो पहला वाला पार्टिकल वो कहां से आया वो तो बताओ। वो किसी को नहीं मालूम। तो अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हमको आज तक कंक्रीट एविडेंस नहीं है। क्या नहीं है इस पे कोई? तो इसका मतलब ज्योग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो हमने कल भी देखा। एक तरफ आर्ट्स है और दूसरी तरफ साइंस। यहाँ पे आर्ट्स से क्या मतलब हो गया? हाइपोथेसिस, यानी कि थीसिस, किसी की कोई थ्योरी आ गई। तो जब ये थ्योरी और थीसिस वाले कोई भी सवाल अगर पेपर के अंदर आते हैं तो तुम्हारे पास फुल फ्रीडम होती है कि अपना भी दिमाग लगा के वहां पर छोड़ो, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि वो थ्योरी अपने आप में क्या है? तुम उसको जी भर के क्रिटिसाइज करो क्योंकि दुनिया कर रही है। अब तुम रेनफॉल थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नो, दिस इज नॉट कंडेंसेशन, but this is nothing but Vishnu launching arrows in the sky, leading to what? Happiness of Lord Indra. कौन बारिश कौन करता है? ये नहीं कर सकते वहां, क्योंकि ये प्रूवन है। यहां कर सकते हो, क्योंकि हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग क्या है? विष्णु जी का एक अवतार होता है, और उस अवतार, वो टर्टल वाला अवतार है। उनका नाम बताओ। विष्णु जी का जब समुद्र मंथन हुआ था, पूरा का पूरा अर्थ को चर्न किया था, तो बोले भाई अर्थ को अगर रोटेट करोगे तो किस पे करोगे? तो खुद उन्होंने कछुए का अवतार लिया। तो कछुए का टर्टल शेल नहीं होता, बोले मेरे ऊपर रख लो इसको। अब हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग तो जो अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ अवतार ऑफ विष्णु जी। इस्लाम में प्रॉफिट का कोई आ जाएगा, क्रिश्चियनिटी के अंदर किसका आ जाएगा? जीसस का आ जाएगा। सूरज को बोलते हैं सूरज, तो हम बोलते हैं सूरज तो हनुमान जी खा गए थे। तो अगर उसको हमने दोबारा छोड़ा, तो सन का एवोल्यूशन अगर दोबारा हुआ तो इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज हनुमान जी इजेक्टेड इट अगेन। ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आपकी हाइपोथेसिस। सिमिलरली जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर थ्योरीज आएंगी। क्या आएंगी? थ्योरी। उन सारी की सारी थ्योरीज को अपन देखेंगे कि उनके पीछे के एविडेंसेस क्या है। एविडेंसेस का क्या मतलब हो जाएगा? कि आज के टाइम पे ऐसे क्या प्रूफ हैं जो ओके करते हैं किसको? इनकी हाइपोथेसिस। हर हाइपोथेसिस के अंदर दो चीज होंगी, एक होगा उसका एविडेंस और दूसरा क्या होगा? उसका क्रिटिसिज्म। और वो जो सबसे पहली थ्योरी हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, वो हमारी आएगी प्लेट टेक्टोनिक्स। कौन सी आएगी? प्लेट टेक्टोनिक्स से हर साल सवाल आना तय। प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर दो तीन थ्योरी एक साथ आएंगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आएगा, मेंटल कन्वेक्टिव करंट आएगा, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग आएगा। कल लास्ट देखा था हमने, लास्ट ईयर ही पूछा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हर साल एक ना एक थ्योरी आनी तय, सब में एविडेंस देखेंगे और सब में क्रिटिसिज्म देखेंगे। अभी जब अपन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिक पैटर्न से लेके चलेंगे, जहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं? धीमे धीमे लेवल एक्सेंचुएट करेंगे। अब तुम लोगों का भले ही आज से पहले तुम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। क्लास के लेवल को ऐसे उठाया जाएगा जैसे तुम सभी के सभी क्लास 6 की एनसीईआरटी से ही पढ़ते हुए आ रहे होगे। यहीं से कहीं से अगर पास से ज्योग्राफी अगर पढ़ा भी है तो उसको दिमाग से इरेज कर दो और भूल जाओ। आज से पहले तुमने कुछ भी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्लास में क्वेश्चन पुट मत करना कि सर वहां मैंने ऐसे पढ़ा था वो वैसे था, क्योंकि वो तुमने पढ़ा होगा जीएस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? अब हम किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? ऑप्शनल। तो ऑप्शनल में बिल्कुल छोटे सीड वाले लेवल से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी आज जो अपन पढ़ रहे हैं ये मेनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा है, और हर साल यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है। समझ में आया? हेडिंग डालो बड़ा बड़ा, आर सोलर सिस्टम। चालू है नेट? कहां से? अच्छा, फिर दोबारा वहां पे कैसे आऊँ? नेट बस ऐसे ही रहने दो। तो एक बार नोट कर दूंगा, यहाँ आ जाए इस पे जाके। ठीक है, आप इस पे सर्च कर लेना। ठीक है। अच्छा, मनीष जी को कॉल करो, उनको बोलो तो सिलेबस की कॉपी सर मांग रहे हैं, बच्चों को मांग रहे हैं। आ जाएगा, कॉल कर लो। हर ज्योग्राफी की क्लास को यहीं से ही शुरू करता हूँ, और लास्ट ईयर सीडीएस में और उसके एक साल पहले सीएपीएफ में यहीं पहले पेज से ही आगे क्वेश्चन उठ के आया था। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है?
आवर सोलर सिस्टम। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हम आवर सोलर सिस्टम स्टार्ट करें। ऑब्वियसली कौन है सोलर सिस्टम, सबसे पहले कौन आएगा? सन। ठीक है, इसका नाम सोलर सिस्टम ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है? सन। सन के जस्ट नेक्स्ट बाद में कौन सा प्लेनेट आता है? मरकरी। खासियत क्या है मरकरी के बारे में? फैक्ट्स क्या है? कितने सैटेलाइट हैं मरकरी के? सैटेलाइट समझते हो? कल देखा था मैंने सैटेलाइट टाउन। सन मरकरी का सैटेलाइट है या फिर मरकरी सन का सैटेलाइट है? जो भी किसी और के चारों ओर घूमता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। ठीक है, एक तो होता है नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि एक अपन छोड़ते हैं इधर इसका कोई भी मून नहीं है, इसका कोई भी क्या नहीं है, इस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अभी हम ही इतना दूर गर्मी खा रहे हैं, हम तो बहुत दूर हैं सन से, ये तो बिल्कुल उसके माथे के आगे लगा हुआ है। तो समझ जाओ इसके यहाँ क्या एटमॉस्फेयर होगा। सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा पड़ती है, छोटा सा इसका साइज। इसको जैसे क्रॉस करते हैं फिर क्या आता है? वीनस की क्या खासियत है? वीनस को क्या बोलते हैं? वीनस की खासियत क्या? सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे ज्यादा सारे के सारे सोलर सिस्टम में कोई एक लड़की है तो वो वीनस है। समझ में आया? इसका टेम्परेचर 500 डिग्री से भी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तुम्हारा क्या होगा 500 डिग्रीज में? हम ह्यूमन बीइंग्स क्यों मार्स 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 करते रहते? एलोन मस्क बोल रहा है मैं 2025 तक कोशिश करूंगा मैंड मिशन पहुंचा दूं, मार्स पे कॉलोनी बसा दूं। वीनस को क्यों नहीं बोल रहे जो ज्यादा पास है? टेम्परेचर कितना है? 500। टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों हुआ? लॉजिक लगाओ। अगर कोई चीज ज्यादा गर्म है इसका मतलब वहां पर गैसेज होंगी, ऑब्वियसली क्या होंगी? क्योंकि हीट को ट्रैप करने वाला तो गैसेज ही रहेगा, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, गैसेज में भी वो कौन सी होंगी? ग्रीन हाउस गैस। इसके ऊपर के एटमॉस्फेयर तक ही अपन मिशन भेज पाते हैं, नीचे तक एंटर नहीं कर पाता। हमने नासा ने मार्स के सरफेस तक लैंड कर दिया है, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। ठीक है, यहां तक नहीं भेज पा रहे क्योंकि टेम्परेचर कितना है? 500 डिग्री। ऊपर ऊपर से स्कैन करते रहते हैं। ठीक है, ये फैक्ट हो गया। इसका अपने आप में कौन क्या नहीं है? एक सैटेलाइट। ये सबसे ज्यादा क्या है? हॉटेस्ट। नेक्स्ट कौन है? मदर अर्थ। क्या है मदर अर्थ? क्यों? लाइफ, लाइफ फ्लोज फ्रॉम मदर, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस प्लेनेट एज मदर अर्थ। सारे के सारे इसके अंदर हमारा भाई कौन रहने को घर कौन दे रहा है हमें? अर्थ। नेक्स्ट कौन आ जाएगा अर्थ के बाद में? अच्छा, और हमारा अर्थ का एक छोटू सा कौन है यहाँ पे खतरनाक? अब मून हमारा क्या हो जाएगा? सैटेलाइट। मून हमारा कौन है? रेड प्लैनेट। इसको क्या बोलते हैं अपन? एक बार यूपीएससी में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया पीवाईक्यू। ठीक है, विच इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ? पहले शायद बच्चों से भी डिस्कस किया होगा। बड़ा सिंपल, विच इज द, ऑप्शन में था सन, प्रोक्सिमा, सेंचुरी, सेगिटेरियस ए जो तो ब्लैक होल है, और पता नहीं एक और कोई ऑप्शन डाल दिया। अब सब बच्चे बोले यूपीएससी ने पूछा तो बड़ा कोई खतरनाक ही होगा, नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, वो लगा दिया प्रोक्सिमा। वो हमारे सोलर सिस्टम के बाद में नेक्स्ट स्टार है, हमारे तो जस्ट पास में हमारा नेक्स्ट स्टार कौन सा है? सन। बस क्योंकि यूपीएससी ने पूछा तो जन पता नहीं क्या खतरनाक होगा। सिमिलरली रेड प्लेनेट, क्या पूछ लिया? दो तीन चीजें जो कंफ्यूजिंग होती है वो भी पता चल जाएगा कैसे। मार्स के जस्ट बाद में कौन आता है? कौन आता है? सबसे बड़ा प्लेनेट सोलर सिस्टम, जुपिटर। जुपिटर के ऊपर ना स्टॉर्म, जुपिटर गैसियस है, यहां से आगे जितने भी जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? गैसियस। ठीक है, ये उस वाले की तरह स्क्वीज होता है क्या?
कहीं से किसी को पता है क्या? और भग गया अभी। कोई बात, इधर ही आओ, एक बार यहां तक रुको। मार्स है, मार्स हमारा क्या है? रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट ऑलमोस्ट इन तीनों का साइज सेम है, इन तीनों का साइज ऑलमोस्ट क्या है? सेम। अगर अर्थ धीमे धीमे इनहेबिटेबल नहीं हो रही है, यहां पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है हम ह्यूमन बींग्स को रिलोकेट होने का, और वो कौन सा प्लेनेट है? मार्स। हम पहले इसको बर्बाद करेंगे और फिर इसमें जाने के लिए पैसा लगाएंगे, और वो हमारा प्लेनेट कौन सा हो जाएगा? मार्स। पूरा का पूरा मार्स रेड है। यहां पर इसके पोल्स पे आइस देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है? और पास्ट में यहां पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर भी देखने को मिले हैं। इसका अपन आगे एग्जाम्पल भी लिखेंगे। जनरली जब रिवर फ्लो करती है, रिवर क्या करती है? फ्लो, तब वो गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? अब गॉर्जेस कैसे होते हैं सबसे पहले उसको देखेंगे। तो तुम्हें अभी लिखना विखना कुछ नहीं, बस समझते जाना। ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, यहां से नदी बह रही है, इसको बोलते हैं अपन वी शेप वैली। क्या बोलते हैं? वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली के अंदर क्या होता है? ऐसी वैली कब बनेगी? यहां से नदी जा रही कट करती है, जब रिवर की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा होगी। स्पीड बहुत ज्यादा है, तुम इतनी स्पीड से जा रहे हो तो कट करते हो जा रहे हो नीचे से। समझ में आया? स्पीड तो ज्यादा है पर वॉल्यूम, वर्ड क्या आएगा? जो साइज है, जो वाटर है जिसको कैरी कर रही है वो कम है। तभी तो देखो कितना छोटा सा कट मार रही है नीचे से। ये कभी कभी माउंटेन ऐसे भी शेप ले लेते हैं। ऑलमोस्ट खड़ी वैली हो जाएगी, हैंगिंग वैली। ठीक है, इसको वी शेप वैली नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन? गॉर्ज। गॉर्ज के अंदर भी रिवर की जो स्पीड होगी, वो पहाड़ को काट रही है ऊपर से लेके नीचे तक, गॉर्ज के अंदर भी जो रिवर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? ज्यादा। पर यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा। इसीलिए कुछ हिमालयन रिवर गॉर्ज बनाती हैं, जैसे इंडस। कौन? कुछ हिमालयन रिवर वी शेप वैली बनाती हैं, वो सारी बनाती हैं। कुल्लू मनाली किसी पहाड़ में ऐसे ही दिखते हैं वो वी शेप, यूं ही। पर तुम में से कोई भी कुल्लू मनाली हिमालयन को क्रॉस करके लद्दाख वाले रीजन में नहीं गया, इसलिए तुम लोगों ने अभी तक गॉर्जेस देखे नहीं, क्योंकि इंडस कहां फ्लो करती है? हिमालय के पीछे। गॉर्ज अगर कहीं पे बन रहा है, इसका मतलब वहां पर 100% कौन है? रिवर। 100% कौन है वहां पर? इसका नाम क्या है? वेलिस मेरिनेरिस। वर्ड क्या है? वेलिस। ये मार्स का एक पिक्चर है, दिख रहा है सबको? यहां से इधर से विजिबल है क्या सबको? दिख रहा है इतना? यूएस का इन्होंने मैप बना रखा है। ये जो कंट्री है कौन सा हमारा? यूएस। इतना बड़ा कैनियन है यहां पर, इतना बड़ा क्या है ये? कैनियन। जब रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है तब उसको अपन, जब वो फिर रिवर जो काटती है उसको बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं? कैनियन। इतना बड़ा कैनियन देखने को मिला, इसका मतलब पास्ट में इतनी बड़ी कोई एक नदी होगी। और यूएस रशिया के बाद में ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा कंट्री है साइज में? इतना बड़ा कोई नदी था, किसके ऊपर? मार्स के ऊपर। और ये कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि वहां पर इतने बड़ा साइज का हमको क्या देखने को मिला? कैनियन। ऐसे दिख रहा है। तो अगर आज ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब पास्ट में यहां से क्या फ्लो करती थी? आज भले ही नदी ऊपर से सूख गई है, पॉसिबिलिटी है कि नीचे क्या होगा? 100% ग्राउंड वाटर। क्या होगा? ये एविडेंसेस मिले हैं तभी तो हम सोच कर रहे हैं कि वहां पर जा रहे हैं, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा के वहां पर स्पेस मिशन को आगे भेज रहे हैं। तो ये प्रूफ है कि हम मार्स पे अगर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? इंटरव्यू में पूछेंगे तुमसे कि इस कोई मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान किया, ये किया कि भाई वो टोटल का टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आया वो 2-3 करोड़ समथिंग आया। 2-3 करोड़ के अंदर तो भारत के अंदर जितने गरीब हैं उन गरीबों को पैसा दे दिया जाता, गरीबी ऑटोमेटिकली मिट जाती। स्पेस मिशन से क्या फायदा है? स्पेस मिशन से आपको ऐसी ऐसी लर्निंग देखने को मिलेंगी क्योंकि आपको वहां पर प्रूफ देखने को मिला है। तो ये, इसका नाम क्या था? वेलिस मेरिनेरिस। ठीक है, इस नाम को भी याद रखना। तुमने भी सोलर सिस्टम बनाया, खाली स्पेस छोड़ी कि नहीं? साइड में लाइन खींच दो, वहां पे स्टार्टिंग में लिख दो वेलिस मेरिनेरिस।
वेलिस मैरिनेरिस। अब प्रीलिम्स में आ गया वेलिस मैरिनेरिस क्या है। इट इज अ न्यू डोज ऑफ कोविड, टिक करके आ जाओ, नाम ही ऐसा लग रहा है। लिख दो अब, द लार्जेस्ट कैनियन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट कैनियन ऑफ आवर सोलर सिस्टम कौन से प्लेनेट पे? मार्स, ऑन द प्लेनेट मार्स। मार्स का दूसरा नाम उर्फ रेड प्लैनेट। मार्स पे देखने से पानी नहीं मिल रहा, पर वाटर के एविडेंस हैं। वाटर के क्या है? तो एविडेंस में किसका नाम लिखोगे मेंस के अंदर? वेलिस मैरिनेरिस। तुम्हारे बैच के अलावा, पिछले बैच के अलावा कोई नहीं होगा जो वेलिस मैरिनेरिस लिख के लाएगा। समझ में आया? और वेलिस मैरिनेरिस क्या लिख दो? ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ, ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ यूएस। अब दोबारा आते हैं हमारे प्यारे सोलर सिस्टम में। मार्स के बारे में जानकारी मिल गई। यहां से क्या है? इसका एक कैनियन जा रहा है। कैनियन का नाम क्या है? वेलिस मैरिनेरिस। इसके पोल्स पे थोड़ी सी आइस भी देखने को मिली है। अगर आज आइस है तो एलोन मस्क क्या कह रहा है? सन से दूर है। ऑब्वियसली दिख रहा है ना, सन से दूर है। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 2022 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ और सन लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़। अर्थ का सरकमफेरेंस लगभग 40,000 समथिंग किलोमीटर का। 40,000 एक अर्थ का चक्कर लगा लिया। तुम्हारी मोटरसाइकिल की रीडिंग देखना, स्कूटी की रीडिंग देखना, 30-40 हजार किलोमीटर चल गई होगी वो जयपुर में ही। अगर वो 40 हजार किलोमीटर चल गई, इसका मतलब तुमने अर्थ का क्या लगा लिया? एक चक्कर। इतना आसान है अर्थ का चक्कर लगाना, तुमने साल 2 साल में एक ही कर लिया। 40,000, और ये डिस्टेंस कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और लाइट को आने में, सन से लेके अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? 5 to 8 सेकेंड्स। 5 to 8। अब हम जो यूनिवर्स है इसको लाइट ईयर्स में नापते हैं। किस में नापते हैं? कि मैंने आज यहां से रोशनी छोड़ी, 1 साल बाद कहां जाके पहुंचेगी। ये ऐसा यूनिट है। क्या है? जैसे हमने ऐसा यूनिट क्या कर रखी है? मीटर, किलोमीटर। इतना बड़ा यूनिवर्स है कि हम उसको लाइट ईयर्स में नापते हैं। लाइट ईयर्स बड़ी यूनिट हो गई। छोटी यूनिट क्या हो गई? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। Astronomical unit is nothing but the distance between whom? Sun and it is around 150 million kilometers. मिलियन यानी इसको क्या लोग 15 करोड़। ठीक है। मार्स दूर है और ज्यादा सन से, तो सन की रोशनी कम पहुंचेगी, इसीलिए कुछ यहां पर अभी बर्फ जमी हुई है। ठीक है, बर्फ पिघल इसीलिए नहीं रही। अब हमारी अर्थ पे भी तो बर्फ है, उनके पास भी एटमॉस्फेयर है। अब एलोन मस्क का क्या आइडिया है कि हम क्या कर दें, बर्फ को कैसे पिघला दें। उसको मना कर रहे हैं अभी साइंटिस्ट, ऐसा काम मत करो, चेंज हो जाएगा सब कुछ। वो बोल रहा है मिरर्स छोड़ देता हूं मैं। क्या छोड़ देता हूं मैं? इसके पोल पे मिरर्स छोड़ देता हूं। मिरर्स क्या करेंगे? सनरेज को रिफ्लेक्ट करेंगे और आइस को, और अपनी कॉलोनी बसा लेंगे। बोले काका रुक जा, अभी नेचर और नेचर के सिस्टम को भी मत छेड़ो। आज नहीं तो 10 साल बाद तो ये काम करके रहेगा। यूएस जैसे जैसे डिमोलिश ही होता जा रहा है। तो अब आज देखो सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी कौन है? नासा, फिर स्पेस एक्स है। सबसे बड़ा रॉकेट किसके पास में? स्पेस एक्स। तो वो धीमे धीमे अपने काम को करेगा, पर हमें उस पर नहीं जाना। हमको वहां से थ्योरीज को लेके आना है। यहां पर आइस मिली है, हाँ मिली है। यहां पर वाटर का प्रूफ क्या है? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था? वेलिस मैरिनेरिस। ठीक है, ये है हमारा रेड प्लैनेट। ये क्या है हमारा? रेड। ये सारे के सारे जो चारों के चारों जो प्लैनेट है हमारे, ये एलिमेंटल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? ऐसे मान लो ये सारे के सारे चारों के चारों प्लैनेट सॉलिड है। क्या है ये? ऐसे खड़े हो सकते हो इन पे आप। यहां से आगे वाले सारे के सारे क्या होंगे? डेंसिटी कम है उनका। क्या कम है? डेंसिटी। उनका जो मेनली जो कंपोजिशन है वहां पर गैसेस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं वहां पे खड़े नहीं हो सकते। कोर तो आएगा किसी का सॉलिड, पर उनका साइज इतना बड़ा क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा बाहर वहां पर क्या है? उनकी गैसेस, इसीलिए उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। समझ में आया? तो यहां तक ये जितने प्लेनेट है इनको अपन बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं?
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, ये जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं ये ज्यादा मिलेंगे। और जैसे आप मार्स को क्रॉस करोगे अब यहां पर मिलेंगे गैशियस। क्या मिलेंगे? गैशियस। गैशियस का दूसरा नाम क्या होता है? जोवियन। लास्ट ईयर सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जोवियन प्लैनेट्स। 4 ऑप्शन गिवन थे, 3 प्लैनेट्स करेक्ट थे, एक मार्स को लगा रखा था रास्ते में, क्योंकि मैक्सिमम लोग किस में कंफ्यूजन कर जाते हैं? मार्स। मार्स के आगे से शुरू होता है क्या? जोवियन प्लैनेट यानी गैशियस। यहां पर लाइटर एलिमेंट ज्यादा, यहां पे हाइड्रोजन, हीलियम वो ज्यादा मिलेंगे, हमारे यहां पे हाइड्रोजन हीलियम कम मिलेगा। समझ में आया? पर इन दोनों प्लैनेट के बीच में एक छोटी सी चीज है, ऐसे इमेजिन करो, ये सन है, ये कौन है? मरकरी, ये कौन है? वीनस, ये है अर्थ, ये है मार्स, ये है जुपिटर। अभी जो मैंने यहां यो बनाना चाह रहा हूं वो ये है। ये सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ में चारों ओर घूमते हैं, किसके? सन के। सिमिलरली ऐसे ये ऐसे घूमते जाएंगे सबके सब इसके चारों ओर, सबका अपना अपना पाथ बना हुआ है एक। समझ में आया? ऐसे घूमते जा रहे हैं। ऐसे एक रॉकी बॉडी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? किस किस के बीच में? मार्स और, इसको अपन क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। ऐसा बताते हैं, यहां पर पहले एक प्लेनेट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक बहुत बड़ा कॉमेट आया और इसके आके टकरा गया और इसके उसने टुकड़े कर दिए और इसके टुकड़े चारों ओर ऐसे बेल्ट में आके बिखर गए सन के चारों ओर। आज भी इसकी जो ओरिजिन है उसको लेके डाउट है, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। जिसका कंक्रीट एविडेंस नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। नो वन इज आस्किंग यू इन योर पेपर, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इन सेइंग इट वेरी प्राउडली, नो वन विल आस्क हाउ द एस्टेरॉइड बेल्ट इज बीन फॉर्म्ड, बट दे विल श्योरली आस्क where is the presence of asteroid belt, and it is between which 2 planets? Mars and Jupiter. बात समझ में आया? मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है हमारा? एस्टेरॉइड। ये एस्टेरॉइड बेल्ट कुछ भी नहीं है, ये रॉकी बॉडी। और जैसे ही इस रॉकी बॉडीज को आप क्रॉस करते हो क्या स्टार्ट हो जाता है आपका? जोवियन प्लैनेट्स। क्या स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ पे गैसेस ज्यादा हैं, यहाँ पे स्टॉर्म्स आते रहते हैं, साइक्लोन्स आते रहते हैं, टेम्परेचर भी वैसा ही है। तो यहां पर ना एक बहुत बड़ा ना रेड डॉट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अब ये कंफ्यूजन में नहीं आना है, रेड प्लेनेट कौन सा है? मार्स। और रेड डॉट किधर है? अब देखो हम रेड डॉट सर्च भी नहीं करेंगे, दिख रहा है ये रेड डॉट सर्च भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या सर्च किया हमने? जुपिटर। ये बांट देना बच्चों में भी जैसे और इधर देखो, ये दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है सबको? अगर तुमसे प्लेन्स में पूछा रेड डॉट कौन से प्लेनेट पे है तो आंसर क्या होगा? जुपिटर। रेड प्लेनेट ही कौन सा है? मार्स। इन दोनों में कंफ्यूजन मत कर। समझ में आया? जुपिटर हो गया। जुपिटर हमारा क्या है? गैसियस। जुपिटर के बाद में कौन सा प्लेनेट आएगा? सैटर्न की खासियत क्या है? सैटर्न की रिंग बनी हुई। क्या बनी हुई है? सबसे ज्यादा अगर किसी के सैटेलाइट्स हैं तो किसके हैं? सैटर्न। ऑलमोस्ट 145। ऑलमोस्ट कितने? 2 साल पहले तक जुपिटर नंबर 1 पे था। कौन नंबर 1 पे था? जुपिटर। अब कौन नंबर 1 पे हो गया? इसका मतलब हमको अब तक नहीं मालूम, अभी भी हम खोजे जा रहे हैं किसके पास ज्यादा सैटेलाइट है। ये इतना दूर है हमसे। समझ में आया? सैटर्न की खूबी क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इनका एक सबसे बड़ा मून है, उसका नाम है गैनीमेड। मून का नाम क्या है? जैसे हमारे मून का नाम क्या है? मून। हमने दिमाग नहीं लगाया ज्यादा। मून सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती है उनको अपन क्या बोल देते हैं? मून। ठीक है, हमारे मून का नाम मून है।
इनके अलग अलग मून हैं, इनके अलग अलग सैटेलाइट्स हैं। जो सबसे बड़ा इनका सैटेलाइट उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड इतना बड़ा सैटेलाइट है कि उसका और मरकरी का साइज सेम है। तो समझ लो सैटेलाइट खुद कितना बड़ा होगा कि उसका खुद का एक सैटेलाइट है सैटर्न का, और उसका साइज किसके इक्वल है? ऑलमोस्ट मरकरी। इसके बाद में कौन आएगा सैटर्न के बाद में? वीनस, यूरेनस। और फिर उसके बाद में, और फिर हम्म प्लूटो पहले था, अब नहीं है। अब ये जो सोलर सिस्टम है इसको ऐसे बनाना स्टार्ट करो और यहां बीच में आके रोक देना। ठीक है, यहां बनाओ सन, ये जितने भी जो हमारे प्लैनेट्स हैं यहां तक नेपट्टून तक आगे रुक जाओ, बीच पे आगे स्पेस खाली रखना, जैसे बनाया भी वैसे बनाओ। यहीं पे हाथों हाथ ये लिखना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑलमोस्ट कितनी है? 150 मिलियन। और वहीं पे इन्हीं शुरू के चारों प्लैनेट्स के नीचे, अब ऐसे तुमने लैंडस्केप में बना रखा है ना कॉपी, तो इन्हीं चारों के नीचे क्या लिखोगे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इन्हीं चारों के नीचे लिखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंदर लिखो नीचे प्रेजेंस ऑफ हेवियर मिनरल्स। छोटा बना के थोड़ा यहीं पे खत्म होगा। प्रेजेंस ऑफ हेवियर हेवियर मिनरल्स स्लैश सिलिकेट्स लिख दो। जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको सिलिकेट्स बोलते हैं, जिसके अंदर सिलिका मिल रहा है उसको सिलिकेट्स बोलते हैं। लाइक आयरन, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं? एमजी या फिर एमएन? वेरी गुड। निकल दे दो, निकल एटसेट्रा ईटीसी कर दो। ठीक है, और जैसे ही मरकरी को क्रॉस करोगे, मरकरी को क्रॉस करते सबसे पहले क्या आएगा? एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट बना दो ऊपर, अपनी कॉपी में से ऊपर से लेके नीचे तक। मार्स बोल दिया था शायद मैंने कि नहीं? मर सॉरी, माफ करना। एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट को क्रॉस करती सबसे पहला प्लेनेट जुपिटर। लिख दो अब जुपिटर के आगे एक बार सारे के सारे प्लेनेट लिख दो, और सबके नीचे लिख दो जोवियन। JOVIN। वहां पर लिखा टेरेस्ट्रियल, यहां पर क्या लिखोगे? जोवियन।
जोवियन मेनली कौन सा होता है हमारे, गैसियस, लिख दो हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा, एंड प्रेजेंस ऑफ लाइटर सिलिकेट्स, एंड प्रेजेंस ऑफ लाइटर सिलिकेट्स। इसी जोवियन में लिखो मैसिव प्रेजेंस ऑफ आइस, मैसिव प्रेजेंस ऑफ आइस। और आइस पिघल क्यों नहीं रही है, क्योंकि डिस्टेंस किससे ज्यादा दूर है इनकी। अब एक बार बोर्ड पे देखो ध्यान से, एक टेक्निकल क्वेश्चन आएगा। दो तरह के मोशन होते हैं प्लैनेट्स के। अभी यहां तक ये जोवियन वोवियन यूपीएससी पूछ चुकी, ठीक है। अब एक स्टेप आगे का नॉलेज चाहिए होगा हमको। दो तरह के मोशन होते हैं, ऐसे समझो मैं सन हूं, मैं कौन हूं, सन। मेरे इधर सबसे पहले कौन आएगा, मरकरी, मरकरी के बाद कौन आएगा, वीनस, वीनस के बाद अर्थ। ये मेरे से चारों ओर घूमेंगे। अब कुछ प्लैनेट तो होंगे जो मेरे चारों ओर घूमेंगे सर्कुलर मोशन में, जो कि क्या होगा, क्लॉकवाइज, जो कि क्या होगा, क्लॉकवाइज। तुम्हारे वाले एंगल से ये हो गया क्लॉकवाइज, और कुछ हो गया जो क्या होगा, इनको बोलते हैं अपन रेट्रोग्रेड एंड प्रोग्रेड। दो तरह के मोशन आएंगे। एक तो मोशन होगा जिसका नाम क्या होगा, रेट्रोग्रेड, GRADE, और एक का नाम होगा प्रोग्रेड। बताओ किसी को मालूम है रेट्रोग्रेड और प्रोग्रेड। रेट्रो क्या होगा, एंटी होगा या फिर क्लॉकवाइज, बुशरा ही सही है। जितने भी प्लेनेट हैं सब के सब, अगर ये सन है, देख लो ये सब उल्टे हैं। जितने भी प्लेनेट हैं इस मोशन में मूव कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज हुआ है फिर एंटी क्लॉकवाइज हुआ। दो प्लेनेट ऐसे हैं जो ऐसे मूव कर रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। रेट्रोग्रेड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्योंकि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ऑलमोस्ट प्रोग्रेड में ही चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, प्रोग्रेड, यानी कि एंटी। देखो अब तक टेरेस्ट्रियल और जोवियन यूपीएससी, अब उनसे जो कुछ बच रहा है तो क्या बच रहा है, रेट्रोग्रेड एंड प्रोग्रेड। अब दो प्लैनेट हैं जो किसके अंदर मूव करते हैं, आपके रेट्रो, और वो कौन से हैं, वीनस, यूरेनस। अब अगर तुम्हारे यहां पर स्पेस खाली है तो यहां पर ऐसे ऐसे करके बना देना रेट्रोग्रेड, और उधर उसके बना देना रेट्रोग्रेड। और नहीं तो जो खाली स्पेस है वहां स्टार बना के लिख दो और इस वाले डायग्राम को बना दो। इससे समझ में आ जाएगा रेट्रोग्रेड प्रोग्रेड क्या है। इसको बना दो, रेट्रोग्रेड एंड प्रोग्रेड, दोनों क्या लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जिसमें रेट्रोग्रेड तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, एंड प्रोग्रेड क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। कौन से प्लेनेट हैं जो चल रहे हैं रेट्रोग्रेड, वीनस एंड यूरेनस। जिनके पीछे नस लग रहा है यही है उल्टे, ठीक है। अब दोबारा आओ यहां पे फटाफट। हमने लास्ट कहां तक देखा है, नेपट्यून तक। ये तो श्रिंक हो सकता है, छोटा हो सकता है, किधर से होगा ये, इससे। कैसे, ठीक है, ठीक ठीक।
अब यहां देखो गौर से, ये तो थे हमारे सारे के सारे प्लैनेट सिस्टम, ठीक है। अभी आज के टाइम पे हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8। एक था उसको बाहर भगा दिया, कौन? प्लूटो। उसके बारे में भी देखेंगे कैसे। अब जैसे अपन नेपट्टून को क्रॉस करते हैं, अब क्या आता है? एक बेल्ट आती है, बेल्ट का नाम क्या है? कुइपर बेल्ट। वो बेल्ट है, इसके अंदर कुछ एक रॉकेट बॉडीज मिलते हैं, पर कुछ एक आईसी बॉडीज भी मिलती हैं। कुछ एक क्या मिलती है? अब देखो अभी लेटेस्ट ही और एक नई लर्निंग मिली है यहां से, उसके बारे में भी जस्ट बताएंगे। कुइपर जो बेल्ट है ये जस्ट नेपट्टून के आगे, किसके आगे? नेपट्टून। नेपट्टून के आगे से दुनिया भर के छोटे छोटे अलग अलग ड्वार्फ प्लैनेट्स खूब सारे। जो छोटे छोटे प्लैनेट्स अपन को क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? छोटा, बौना। छोटे में और बौने में फर्क है। छोटा बड़ा कर ग्रो करेगा, बौना है ही छोटू। समझ में आया? एक तो होता है नेटल यानी छोटा बच्चा, वो आगे जाके ग्रो करेगा। ड्वार्फ मतलब वो हमेशा वो प्लैनेट वैसे का वैसे छोटा रहेगा। हम ड्वार्फ प्लैनेट्स को काउंट नहीं करते प्लैनेट्स की डेफिनेशन। नेपट्टून के आगे, किसके आगे? पोस्ट नेपट्टून ऑब्जेक्ट्स। एक वर्ड बोला मैंने, वर्ड क्या है? नेपट्टून ऑब्जेक्ट्स। जितना भी मैं नेपट्टून को क्रॉस करके जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक ही बेल्ट में डाल दिया, और वो बेल्ट का नाम क्या है? क्योंकि ये सारे के सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स पोस्ट नेपट्टून ऑब्जेक्ट्स हो गए, नेपट्टून को क्रॉस करते। अभी जो क्यूपर बेल्ट है कितना बड़ा है साइज में? ये ऑलमोस्ट क्यूपर बेल्ट हमारा 20 से लेके 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये इसकी विड्थ है। अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई? तो क्यूपर बेल्ट की खुद की डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 से लेके 50। एक्यूरेट नहीं बता पाए 20 है या 50, उन्होंने इतना बढ़ा दिया। तो 20 से लेके 50 तक कितना भी हो सकता है, उनको ही नहीं मालूम कितना दूर है। समझ में आया? क्यूपर बेल्ट को जैसे क्रॉस करते हैं, अब एक इससे बड़ी खतरनाक चीज आती है, और वो क्या है? ऐसे मान लो जहां पर जस्ट क्यूपर बेल्ट खत्म हो रहा है, क्यूपर बेल्ट जहां पर खत्म हो रहा है, वहीं से ही एक नई बेल्ट शुरू हो रही है। अभी तक यूपीएससी इस लेवल तक पहुंचा नहीं है, इसलिए तुमको इतना डेप्थ में बता रहे हैं। ऑप्शनल शुरू हो गया, क्यूपर बेल्ट जहां खत्म और यहां से चालू। इसको जीएस वाले बच्चों को क्लाउड पार्ट बताया होगा, वहां से ज्यादा डेप्थ में नहीं आएगा। अब ऊट क्लाउड क्या है? ऊट क्लाउड की डिस्टेंस सुनो कितनी है, जो नासा बताता है ऑफिशियली। ऊट क्लाउड की डिस्टेंस है अराउंड 2000 से अभी पता ही नहीं कितना, अभी लगभग 2 डेकेड हो चुके हैं उसको। नासा ने एक सैटेलाइट छोड़ा था, सैटेलाइट का नाम था वॉयेजर। सैटेलाइट का नाम क्या था? वॉयेजर गया, वो जैसे ही नेपट्टून को क्रॉस किया था, उसने अर्थ की लास्ट फोटो भेजी थी, जो काफी सारे लोग थे, बिल्कुल छोटू सा। बोले ठीक है भाई, मैं सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा हूं। उसको भेज दिया हमने, बाहर जाके देख के। वॉयेजर को ऊट क्लाउड में एंटर होने में अभी 300 साल और लगेंगे, इतना दूर है ये। और वॉयेजर की स्पीड देखो, स्पीड ऑफ वॉयेजर गूगल पे सर्च करो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वॉयेजर? VOYAGER, वॉयेजर 1। उसकी स्पीड देख लो, पागल हो जाओगे, इतनी स्पीड से जा रहा है वो। कितनी? पर आवर में देखो। इसको ऊट क्लाउड में एंटर होने में कितने साल हैं अभी? 300। ये मैंने नासा बोल रहा है। अब सुनो, ऊट क्लाउड में एंटर हो जाएगा 300 साल में, और एग्जिट कब मारेगा? 300 ईयर्स वॉयेजर को लगेंगे एंटर होने में। अभी आज से 300 साल और, अगर मैं डिट्टो बताऊं स्पेसिफिकली, तो अप्रैल 2023 से, ठीक है। और जब ये एग्जिट करेगा, तब इसको लगेंगे 30,000 ईयर्स।
कितने ईयर्स? इतना बड़ा है कौन? ऊट क्लाउड। इसलिए उसका नाम, साइंटिस्ट सिर्फ नाम ही बता पाए, एक बंदा था उसका सरनेम था ऊट, उसने यहां पर निकाला कि भाई यहां पर क्या होता है इस वाले पूरे के पूरे रीजन के अंदर। अब ऐसे इमेजिन कर लो, देखो दो तीन बेल्ट बन गई हैं। जो सबसे पहली बेल्ट थी हमारी, ये कौन सी बेल्ट है? एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर तो मेनली जो रॉकी बॉडीज मिल रही हैं, इस रॉकी बॉडीज का नाम हमने क्या रखा? रॉकी बॉडीज का नाम क्या है? हमें एस्टेरॉयड। ब्रह्मांड में चारों ओर हर जगह कुछ ना कुछ रॉकी पार्टिकल घूम रहे हैं। जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, इनका एक ही नाम है, वो क्या है? एस्टेरॉयड। ठीक है। नेपट्टून के बाद जितने भी प्लेनेट हैं बाहर जो हैं, उनको इकट्ठे एक बेल्ट में डाल दिया। बेल्ट का नाम क्या रख दिया? जहां कूपर बेल्ट खत्म हो रही है, वहां कौन सा क्लाउड स्टार्ट हो रहा है? ऊट क्लाउड। अब देख लो सन से कितना दूर होगा, इमेजिन कर लो। ये सारा का सारा जो एरिया है, यहां से कौन आते हैं? हमारे कॉमेट्स। कौन आते हैं? साइंटिस्ट बिलीव सो कि जो कॉमेट्स होते हैं वो ऊट क्लाउड से आते हैं। अभी कॉमेट्स क्या हैं? दो चीज देखिए अभी। वो रॉकी बॉडीज जो किस किस के बीच में? मार्स एंड, उनका नाम स्पेसिफिकली हमने क्या रख दिया? एस्टेरॉयड। ठीक है। अब इस बेल्ट के अलावा जहां भी जो भी रॉकी बॉडी मिल रहा है इस बेल्ट के अलावा, उसका नाम हमने क्या रख दिया? मीटियोर। क्या रख दिया? इधर घूम रहे हैं आजू बाजू, ये क्या हो जाएंगे? हमारे मीटियोर। जो इसी बेल्ट में फिक्स है उसको नाम क्या कर दिया हमने? एस्टेरॉयड। इन सबका कंपोजिशन सेम है, क्योंकि पास्ट में बताते हैं ये एक ही प्लेनेट था। ठीक है। ऐसे तो आज कोई अर्थ से आके टकरा जाए तो अर्थ के अपने पूरे के पूरे अर्थ के घूमती तो जा रही है, टुकड़े 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 छोड़ती जाएगी, और टुकड़े वहीं कहीं रह जाएंगे, वहीं कहीं मूव करते रह जाएंगे। समझ में आया? एस्टेरॉयड बेल्ट के अलावा जितना भी जो बाहर रॉकी बॉडीज है, ये हमारा कौन हो जाएगा? मीटियोर। ठीक है। अब मीटियोर के अंदर भी कैटेगरीज आएंगी, उसमें बाद में आएंगे। प्लस वो रॉकी बॉडीज जिसके अंदर मैक्सिमम कंपोजिशन किसका हो? आइस का। ये सारे के सारे तो कुछ भी नहीं है, ये बस रॉकी बॉडीज है। तुम्हारे साइंस एंड टेक के अंदर आगे आएगा कि नासा ने वो मिशन भेजा है बेन्नू एस्टेरॉयड पे। नहीं मालूम? नासा ने मिशन भेजा, इसका मतलब कौन से प्लेनेट से भेजा होगा? कंफ्यूजन है इसमें? अर्थ से। ठीक है। ये सोच रहे हो कौन से प्लेनेट से भेजा होगा? नासा कहां है? अर्थ पे। यहां से मिशन भेजा, यहां पर एक छोटा सा एस्टेरॉयड है, एस्टेरॉयड का नाम क्या है? बेन्नू। उसका नाम क्या है? एस्टेरॉयड गया, बेन्नू से सैंपल उठा के लाया और वापस लेके आया। अब बेन्नू ने बताया कि एस्टेरॉयड के ऊपर इतने सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, तो नासा सोच रहा है कि अर्थ के अंदर अपन इतना सारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, इतना सारा पोल्यूशन हो रहा है, और ये जितने भी एस्टेरॉयड हैं ये ऑलमोस्ट 100% मेटल के बने हुए। किसके बने हुए? आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट भर भर के इसके अंदर, और ये सारा का सारा डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम यहां से भेजें और यहां से 2-3 एस्टेरॉयड पकड़ के खींचते लाएं, जैसे गाड़ी को टोचन करते हुए नहीं लाते ऐसे। तो उन्होंने बोला भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले ये देख तो लो कि उनके पास सच में इतना मिनरल कंपोजिशन है या नहीं है। तो इन्होंने एक मिशन भेजा था, और मिशन का नाम क्या था? बेन्नू। सर्च करो, देखो बेन्नू मिशन, फटाफट सर्च करो, BENNU, बेन्नू। बेन्नू मिशन डालो आगे, देखो वो सैंपल लेके वापस आ भी गया अर्थ पे। आया कि नहीं आया? नासा ने भेजा है ना। बस फोन बंद कर दो। सर जो बोल रहे हैं वो सत्य बात है, तुम्हें झूठ नहीं बोल रहे। हमने जो मिशन भेजा वो अभी इसलिए भेजा है कि प्लीज एक बार बेन्नू से सैंपल लेके आओ। और अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बेन्नू पे जितना भी, बेन्नू ऑलमोस्ट 100% हैवियर सिलिकेट का बना हुआ है। अब फ्यूचर में क्या मिशन निकालेंगे कि बेन्नू को ही पकड़ के लिया हो और इधर कहीं आउटर स्पेस में लाके और माइनिंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि अर्थ पे आप माइनिंग ना करो और क्या ना हो? ग्लोबल वार्म, डिफॉरेस्टेशन नहीं हो, ट्राइबल। देखो थॉट कितना नोवल है। समझ में आया? तो ये जितने भी जो बॉडीज हैं, रॉकी बॉडीज हैं, जो मेनली किसके बने हुए हैं? आपके रॉकर पार्टिकल। इनको जो मार्स जुपिटर के बीच में क्या बोला हमने? इनको एस्टेरॉयड। इनके बाहर कहीं पे भी उनको हमने क्या बोला? मीटियोर। पर इस रॉकी बॉडी के ऊपर अगर मेजरली क्या चिपकी हुई हो? आइस।
और मैं बोलूं ऑलमोस्ट मोर देन 90%, मोर देन 90% किसका कंपोजिशन है उसमें? आइस। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉमेट्स। क्या बोलते हैं? अब ऐसे सोचो, एक कॉमेट है, इधर से आ रहा है, इमेजिन करो, इधर ये जो टीवी लगा हुआ है ये सन है। कौन है ये? तुम इसके, अच्छा तो तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो, लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, तुम अगर स्कूटी चला रहे हो इस डायरेक्शन में, तो तुम्हें बाल आगे की तरफ उड़ते हैं पीछे की तरफ उड़ते हैं? कौन है जिसके आगे की तरफ उड़ रहे हैं? मुंह के आगे आए जा रहे हैं बाल, हटाए जा रहे हो, नहीं चली जा रही है स्कूटी। पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि आपका मोशन आगे की तरफ है, फ्रिक्शन लगेगा तो चीजें पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगी। कॉमेट्स क्योंकि मेजरली किसके बने होते हैं? आइस के। ये अगर किधर की तरफ भी अगर अप्रोच कर रहे हैं, सन की तरफ अगर अप्रोच कर रहे हैं, तो आइस मेल्ट होगी। आइस क्या होगी? तो कॉमेट्स वो होते हैं जो हमेशा क्या बनाते हैं? एक टेल। इनकी हमेशा क्या होगी? एक, ऐसा लगेगा दूर से एक पूंछ सी बनती जा रही है, एक कोई एक तो पार्टिकल आगे जा रहा है, उसकी लंबी सी क्या है? एक पूंछ। तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसकी आपको टेल बनती दिख रही है, वो आप क्या हो जाएगा? आपका कॉमेट। और उसकी टेल क्यों बन रही है? क्योंकि वो मेजरली किसका बना हुआ है? आइस का। समझ में आया? अब यहां पर हमने एक कैटेगरी देखी थी, ये कैटेगरी क्या है हमारी? मिटियोर। अब ये मिटियोर क्या है? मिटियोर के अंदर अलग अलग देखो, ये हमारी सुंदर सी मदर अर्थ। ये क्या है हमारा? एटमॉस्फेयर आएगा अर्थ तक, क्योंकि एस्टेरॉइड तो मेनली उन्हीं को बोलते हैं जो किस किस के बीच में? मार्स एंड जुपिटर। उसके अलावा जो भी रॉकी बॉडी है सबके सब क्या हो जाएंगे? मिटियोर। सोचो कोई मिटियोर है, इसने ठान ली मुझे आना है। हर रोज अर्थ पे ऑलमोस्ट 10,000 समथिंग मीटोराइटिक इंपैक्ट होते हैं हर रोज, पर वो आते आते से छोटे छोटे से इतने से हो जाते हैं। आज घर जाके अच्छे से सर्च करना, क्लास में नहीं करवाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। जोधपुर में भी एक बेचारा किसान था, उसकी बकरी बंधी हुई थी, उसकी बकरी ऊपर आई गिर गया मीटियोर, सुबह आया बकरी का तंदूर बन गया। तो बोले साहब ये क्या हो गया? वो गिरते रहते हैं, पर सबसे ज्यादा जो ट्रेस मिलते हैं उसके वो मिलते हैं एंटार्क्टिक और आर्कटिक में, क्योंकि चारों ओर तो बर्फ ही बर्फ है। अब दूर से आपको तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि डेजर्ट के अंदर आएगा मिक्स हो जाएगा तो आप छांट नहीं पाओगे। इनका साइज जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, ये आपका मीटियोर है। डायनासोर कैसे वाइप आउट हुए? किसके इंपैक्ट की वजह से? और वो मीटियोर का इंपैक्ट कहां हुआ ये मैं तुम्हें ऑप्शनल में लिखाऊंगा, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फिर उसमें एजेस आएंगी, और एजेस के अंदर अपन आके देखेंगे कि वो स्पेसिफिकली जगह कौन सी जहां पर आके इंपैक्ट हुआ था। और आज उस जगह पे सबसे अलग अलग तरीके की मछलियां मिलती हैं, क्योंकि जहां पे इंपैक्ट हुआ था तो इधर आके अगर टकराया होगा तो उसके आसपास मिनरल्स नहीं छोड़े होंगे, वहां की वेजिटेशन, वहां की फिश यूनिक है। और वो जगह कौन सी है? आइडिया है किसी को? इधर देखो, ऑलमोस्ट गोला जैसा दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ये पूरा लैंड था, इधर आके यहाँ पे आके टकराया था। इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर आसपास जो आज वेजिटेशन है, फॉस्फेट्स मिलते हैं। फॉस्फेट्स कहीं में मिलता ही नहीं, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है। मिनरल्स, यहाँ का वाटर, यहाँ की फिशरीज सबसे ज्यादा यूनिक है। और बाद में साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो बिल्कुल ऐसा क्रेटर की तरह बना हुआ है। तो जो इम्पैक्ट हुआ था, इम्पैक्ट की लोकेशन कौन सी आपकी? गल्फ ऑफ मैक्सिको। वो स्पेसिफिक लोकेशन, क्योंकि वो इतना बड़ा था, उसने पूरी पूरी लाइफ वाइप आउट कर दी। डेली भी ऑलमोस्ट 10,000 समथिंग आके अटैक हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अर्थ पे अगर आज लाइफ सस्टेन है तो मेनली एक ही प्लेनेट की वजह से, प्रूवन। वो कौन सा प्लेनेट है? आज आप में आज हंसी खुशी जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं? किसकी वजह से जी रहे हैं? मार्स की वजह से। और बाकी लोग बताओ भाई किसकी वजह से जी रहे हैं?
बाकियों क्या कहना है, किसकी वजह से जी रहे हैं? कितना बड़ा बताया मैंने ऊट क्लाउड को? 2000 से, और 2000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो कुछ भी नहीं है। हम तो लाइट ईयर से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? बड़े बड़े मिट्योर्स आते हैं। ये तो इतना पास पास है सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम एक सोलर सिस्टम है, ऐसे बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। कितने सोलर सिस्टम है? बिलियन, 100 करोड़ से भी ज्यादा। इतना बड़ा है कौन? यूनिवर्स। और तुम नाराज किस बात से हो? उसने मेरा रात को रिप्लाई नहीं दिया। मेरे संग ये हो गया, मेरे संग वो हो गया। तुम्हारे इश्यूज को सोचो और ये सोचो कितना बड़ा लाइफ, कितना बड़ा यूनिवर्स। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आके सोचा करो। अब ये जितना जो बड़ा बड़ा मिट्योर आता, अब ऐसा सोचो इधर कोई बहुत बड़ा मिट्योर है, मूव करता हुआ आ रहा है। इस पूरे के पूरे प्लेनेट सिस्टम में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड किसका है? जुपिटर का। अर्थ से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी है किसकी? जुपिटर। हमारी अर्थ आज तक बचती ही नहीं। अगर कौन नहीं होता तो जुपिटर। जितने भी बड़े बड़े मीटर आते हैं, अब कोई भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, ज्यादा ग्रेविटी किसकी है? जुपिटर। वो खींचता हुआ ले आएगा अपनी तरफ। तो कोई अगर आ भी रहा होगा ना अर्थ की तरफ, टिल्ट भट इसमें आके फूटेगा। जो छुटमुट होते हैं, जो बिल्कुल आसपास होते हैं, वो तो लैंड कर जाएंगे किस पे? अर्थ। जो बड़े साइज वाले होते हैं बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं, किधर चले जाएंगे? जुपिटर। आज अर्थ पे लाइफ सस्टेन हो रही है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ वन प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट इज व्हाट? जुपिटर। इसलिए जुपिटर पे आए रोज एक्सप्लोजन होते रहते हैं, रोजाना। और वो रोजाना एक्सप्लोजन क्यों होते रहते हैं? वहां पर किसका इंपैक्ट हो रहा है? यहाँ पर मेटियोर। वहां पर लिख लो खाली स्पेस में स्टार बना के, लाइफ इज सस्टेनिंग ऑन अर्थ, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ, इफ लाइफ इज सस्टेनिंग ऑन अर्थ, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ जुपिटर। ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, जो कि कितना ज्यादा है? अराउंड 2.5 टाइम्स मोर देन द अर्थ। इट अट्रैक्ट्स all the extraterrestrial objects, saving earth. अब गौर से सुनो, ये नॉलेज मैंने कहां से निकाली जो मैंने अभी जस्ट तुम्हें बताया। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी जगह पोजीशन पे लगी हुई, उन्होंने मेरे को ऐसे लिखना सिखाया था, ऐसे कैसे लिखते हैं। अब उनकी मैंने एथिक्स की कॉपी पढ़ी थी, तो उसमें था रोल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। गवर्नेंस में भी आता है रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, ठीक है। अब उन्होंने कितना अच्छा कोट कर रखा था। उसमें केस स्टडी के अंदर ऐसा था कि आपका जूनियर है, वो ऑनेस्टली काम कर रहा था, ठीक है, उसके ऊपर किसी ने फॉल्स केस लगाया, तो आपने उसको बचाने के लिए फॉर द टाइमिंग इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ली और उसको बोला कि तुम फुल प्रूफली अपना काम करो। और जितना भी जो मीडिया का जो आउटबर्स्ट है वो कलेक्टर के ऊपर आने लगा कि आप उसको क्यों बचा रहे हो, बिकॉज कलेक्टर को मालूम था कि वो बंदा ऑनेस्ट है, और उसने अपने बेसिस पे आके सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करी और उसको एंड में, वो ऐसी केस स्टडी थी। उन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा? उस कलेक्टर को उन्होंने रिजेक्ट करवाया जुपिटर से। किससे करवाया? वी नो दैट द अर्थ इज ऑनेस्ट, वी नो दैट अर्थ इज वर्किंग डे एंड नाइट, we know that there is only one place where it is habitable zone and it is what? Earth. It is duty of Jupiter to save what? Earth. Knowing the fact that Earth has done no wrong. आज अगर अर्थ बच रहा है तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ वन प्लेनेट, और वो वन प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। तो एज अ सिविल सर्वेंट तुम्हारे जो जूनियर्स होंगे, जो ऑनेस्टी का काम करेंगे और जिनको आसपास वाले जो बड़े बड़े बाज होंगे उनको आगे नोचना चाहेंगे, उनको कौन बचाएगा? तुम। ये तुम्हारी एथिकल ड्यूटी हो जाएगी टू सेव whom? Your juniors. You have to act in the similar way in which Jupiter is acting in our solar system, saving all the other planets by being destroyed. बात समझ में आया? अब इस थ्योरी को, तुम्हारा ऑप्शन वाली थ्योरी को मैंने बोला पर्सपेक्टिव। हम ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या था वो? ऐसे के अंदर ऐसे कोट कर सकते हो,
कि रोल क्या होता है। ये जो जितने बड़े बड़े विजनरी जो लीडर्स थे, जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, उन फ्रीडम फाइटर्स को तुम कनेक्ट कर दो कि उन्होंने किसकी तरह एक्ट किया। दे एक्टेड जस्ट लाइक व्हाट जुपिटर, दे सेव्ड द होल सोसाइटी, टुक ऑल द ब्लेम ऑन देमसेल्व्स। बात समझ में आया? एक नॉलेज को कैसे दूसरी जगह नॉलेज पे आके तुम रेसिप्रोकेट कर सकते हो, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण था। समझ में आया? दोबारा से आओ इस वाली चीज पे। जितनी भी जो अदर रॉक की बॉडीज हैं वो कौन सी क्या कहलाएंगे? हमारी मिटियोर। अब कुछ एक मिटियोर होंगे जो किस कॉन्टेक्ट में आएंगे? अर्थ। हमने पास्ट में एक लॉस झेला था कल्पना चावला जी के नाम पे, पता है कि नहीं? एटमोस्फेरिक गैसेस होती हैं यहाँ पे, जैसे दोबारा री एंटर करते हो एटमोस्फेयर के अंदर, फिर क्या लगता है? मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, 50-60 की स्पीड पे भगा रहे हो, ठीक है। कभी कभी वो रेस कार्स वाले देखें, F1 कार वाले देखें, वो पूरा बॉडी सूट में चलते हैं, 300 की स्पीड पे कार चल रहा है, एयर से फ्रिक्शन आ रहा है, एक किसी 1500 किलोमीटर पे वो फायर सूट पहन के गया था। क्या सूट पहन के गया था? कब एयर तो आ रहा है ना, फ्रिक्शन तो लगेगा, 1500 की स्पीड में बिना हेलमेट के जा रहा हो, तुम्हारे मुंह उखड़ जाए, इतने चीखी चीखी सब गायब, फ्रिक्शन। ये रॉकी बॉडी आया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया, अगर इसका साइज छोटू सा ही रहेगा तो यहीं पे आके खत्म हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में आया और यहीं पे आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? ज्यादा फ्रिक्शन। आज से कितने सारे मीटियोर तो हर रोज आते रहते हैं, मैंने बताया। अब ये जितना ज्यादा यहाँ पे डस्ट इकट्ठी होती जाएगी उतना ही फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, कम होगा? और ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और ज्यादा डस्ट इकट्ठी होती जा रही है। पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा मीटियोर हुआ, ठीक है, वो क्या करेगा? घिसता हुआ आएगा ना। अब वो जिसने सरफेस पे इंपैक्ट कर दिया उसको तो अपन क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। आइट इन, जो अंदर आ चुका है मीटियोर, उसको अपन क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। और जो यहीं कहीं जो डस्ट हो गया डी, इसको अपन क्या बोलते हैं? मीटियोरॉइड। आउट। तो मीटियोराइट और मीटियोरॉइड दोनों पार्ट किसके हो गए? मीटियोर। मीटियोर आया, एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में वहीं कहीं खाक, क्या बोलेंगे? मीटियोरॉइड। हम तक पहुंच ही नहीं पाया। जो इन अंदर आ जाओ वो कौन हो जाएगा? मीटियोर। इससे बार यूपीएससी का औकात नहीं है इन चीजों से पूछने की। एस्टेरॉइड पता चल गया। एस्टेरॉइड वो रॉक की बॉडी जो कहां पर प्रेजेंट है? मार्स एंड जुपिटर। इनके अलावा जो भी और अदर फ्रीली मूविंग रॉकी बॉडीज हैं, दे आर नोन एज मीटियोर। If those meteors which come into the contact of the atmosphere, they will be still be called meteor, but when they turn into dust, they'll be called as meteoroid. And if in case it makes a contact to the earth's surface, it will be called as meteorite. All those rocky bodies which also have a major composition of ice, they are known as comets, and comets are known for their tail. ये आएगा बाहर से बाहर चला जाए, ठीक है। रात को बैठते हो, कभी कभी देखा होगा वो शूटिंग स्टार अलग चीज है। हाँ, ये मीटियोरॉइड है। ये कौन है हमारा? अब तुम रात को बैठे हो, बोले टूटता तारा, वो आया एकदम से बर्न होके खाक। तो जो बर्न होके एकदम से खाक हो गया, वो एकदम से आग लगी, फ्रिक्शन लगा, जो फ्रिक्शन होगा तो फायर होगा, और एकदम से पूरे पूरे डस्ट के अंदर खत्म होगा, इसका मतलब बर्निंग बंद। मीटियोरॉइड ही है जिनको अपन क्या बोलते हैं? एक तरीके से शूटिंग स्टार। क्या बोलते हैं? आया, जलता हुआ दिख रहा है और खत्म। जो जलता हुआ दिख ही रहा है और आगे तक जाता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा, वो तो कॉमेट है। वो कौन है? जिसकी क्या है? एक टेल है। जो खत्म हो गया, किसके अंदर वैनिश हो गया? वो डस्ट। वो आया, बड़ा सा आया, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन होता तो वहीं वहीं खाक। तो जब वो जलता हुआ जाएगा तो फिर वो क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे अपन? शूटिंग स्टार। तो नेक्स्ट टाइम जो किसी का हाथ पकड़ के रात में जो वचन बोलो तो शूटिंग स्टार नहीं बोलना उसको, ऑप्शनली कसम, उसको क्या बोलोगे? मीटियोरॉइड। लेट अस स्वेयर ऑन आवर मीटियोरॉइड, इट इज नॉट अ शूटिंग स्टार। समझ में आया? नेक्स्ट पेज पे ये वाली इंफॉर्मेशन लिखो। अभी आप लोगों ने ऊट क्लाउड नहीं बनाया ना? अच्छा, तो रुको, रुको। ऊट क्लाउड से कौन आ रहे हैं? हमारे कॉमेट्स। समझ में आया? अब वापस से सम अप। एस्टेरॉइड बेल्ट
जो अदर घूम रहे हैं वो कौन हो के जाएंगे हमारे मीटियोर, मीटियोराइट और मीटियोरॉइड, वो पता चलेगा हमको बचा है कि नहीं बचा। कॉमेट्स कहां से आ रहे हैं, ऊट क्लाउड्स। उस डायग्राम के आगे कुइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड को ऐड करो जो तुमने लास्ट डायग्राम बनाया। इस एक पेज से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है तुम्हारा, फर्स्ट पेज से ही। इनकी डिस्टेंस भी लिखते जाना है। क्वीपर बेल्ट अराउंड कितना है, अराउंड 20 से 50। ऊट क्लाउड अराउंड कितना है, 2000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, ये क्या हो जाएगी हमारी एस्टेरॉइड। वो एक संग इकट्ठे आते हैं। हाँ, ये इसके बाहर वाले एक संग इकट्ठे आते हैं। उस पेज पे जगह नहीं बची थी। अब प्रीलिम्स में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कॉमेट्स आर नोन टू बी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर, आंसर क्या आएगा, ऊट क्लाउड। एक ही चीज याद रखना, कॉमेट्स अगर ओरिजिनेट हो रहे हैं तो वो मेनली कहां से हो रहे हैं, ऊट क्लाउड से। नेक्स्ट पेज पे वो बाद में इंफॉर्मेशन लिखना। एक चीज और ऐड कर दो इसी के अंदर, और धांसू फैक्ट, ऊट क्लाउड के आगे और क्या है फिर, हाइड्रोजन। और आगे जाओगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, हीलियम। क्या होता है हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, वो केमिस्ट्री में आओ, पहले कितने भरते हैं शेल में, 2, फिर 8, 3 कौन बोला, 3, 2, 8, फिर 16, फिर 8 हो जाता है, 2, 8, 8, 18। वो NSP के उस पे मत आओ अभी, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, हीलियम। शेल कंप्लीट, इनर्ट हो जाएगा, अब रिएक्टिव नहीं रहेगा। जितनी भी हाइड्रोजन है वो आपस में आके रिएक्ट करेगी, फिर आगे जाके क्या बन जाएगा उसका, हीलियम। और क्रॉस करोगे तो और आगे क्या मिलेगा फिर आपको, प्लाज्मा। क्या मिलेगा, प्लाज्मा। क्या होता है, हाँ, बीच में ना आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, अभी तो घर पे जो इस कंप्यूटर है ये तो LED वाला है। पहले पुराने जमाने में कंप्यूटर को जैसे उंगली से दबाते होते फ्लूइड सा भगता होगा चारों ओर, वो होते थे LCD। क्या होते थे वो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके अंदर लिक्विड भरा जाता था। अब क्या आने लगे, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। पहले आते थे प्लाज्मा टीवी। क्या आते थे, ये नए नए आए थे, पहले आते थे मोटे से आते थे वो टीवी, कैथोड रे वाले। फिर जैसे उनका साइज छोटा हो, पहले वो प्लाज्मा, फिर वो LCD, फिर वो LED, अब आने लगे OLED, ऑर्गेनिक। और जब ये प्लाज्मा टीवी आया था तो नए नए आए और फटाफट इनको बंद करना पड़ा। आज जितने भी जो अपने 20s और 30s में मैक्सिमम बच्चे जिनका गलती से अगर चश्मा लगा होगा तो उन्होंने पक्का मैक्सिमम प्लाज्मा टीवी देखा होगा, इधर ना उधर। तो सबसे ज्यादा आंख खराब की प्लाज्मा टीवी ने, साइंटिफिक फटाफट तो बंद करना पड़ा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता रहता है ये, क्योंकि जनरली 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ स्टेट कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट और निकाल लिया था हमने, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, क्या होता है उसका नाम सोचो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है कि भाई कंट्रीब्यूशन क्या था, तो सारे के सारे फ्रीडम फाइटर कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, आचार्य PC रे, औरबिंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और ये बोस। इन सब ने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल और इनोवेटिव लर्निंग भी लेके आए, किसके अंदर,
मॉडर्न टाइम पीरियड। अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री। तो सब फाइटिंग की बात करते रहेंगे, ये उससे लड़ा, ये उससे लड़ा। इनका भी तो कंट्रीब्यूशन था, पीसी रे केमिस्ट्री के अंदर लेके आए थे, लेबोरेटरी बनाया। ये भी तो कंट्रीब्यूशन है। 1907 के अंदर वो निकेतन स्कूल्स खोले, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये भी तो कंट्रीब्यूशन हुआ। सिमिलरली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा मिलेगा। कौन मिलेगा? प्लाज्मा। अब वुड क्लाउड क्रॉस होते क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्रॉस करते ही हीलियम, फिर प्लाज्मा। कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, ये तुमसे अभी जितना बताया उतना भी नहीं पूछेंगे, वो पता होना चाहिए। समझ में आया? अगर गलती से एक क्वेश्चन आ गया, वो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है, फिर सोलर सिस्टम, इतना इंफॉर्मेशन पटक देना वहां। क्योंकि ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर जितना नॉलेज डालोगे आपको उतना मार्क्स। मेंस में कभी भी नहीं आएगा ये, अगर आया तो इसमें आएगा सिर्फ वो सिर्फ प्री में। समझ में आया? अब एक सन हमने यहां बनाया था, ऐसा जरूर होगा कि कहीं दूसरा सन भी तो होगा। ये तो हमारा सोलर सिस्टम है। दो सन के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 2022 में पूछ चुके हैं, व्हाट इज इंटरस्टेलर? नो, इट इज नॉट अ मूवी। इंटरस्टेलर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सन। हमारे सन में और प्रोक्सिमा के बीच में, जो हमारा नेक्स्ट नियरेस्ट सन है, उसके बीच की जो डिस्टेंस, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टेलर। समझ में आया? लिख दो वहां या बना दो। अगर स्पेस खाली है तो नेक्स्ट लिख दो, नेक्स्ट सन। नेक्स्ट सन, और उसमें फॉर एग्जांपल लिख लो प्रोक्सिमा सेंचुरी, PROXIMA, प्रोक्सिमा, CENTAURI, CENTAURI, प्रोक्सिमा सेंचुरी। AURI। तो हमारे सन और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टेलर। इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे यूनिवर्स में, बस बहुत है। समझ में आया? इस वाले पेज पे जो इंफॉर्मेशन थी लिख ली सारी, ठीक है। अब इसको लिख लो नेक्स्ट पेज पे अच्छे से। मैं फिर बोल रहा हूं तुमसे, कोई नहीं पूछेगा इंटरस्टेलर क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या है। हद मांगेगा, किसी ने पूछा तो बस इतना पूछ लेंगे, ऊट क्लाउड से कौन निकल रहा है, तो आंसर क्या कर देना है? कॉमेट। सिंपल क्वेश्चन आएगा, टेल किसकी होती है, आंसर क्या कर दोगे? कॉमेट। आप लोगों ने रेट्रोग्रेड और प्रोग्रेड लिख दिया था। कौन से दो प्लैनेट्स हैं जो रेट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड में चल रहे हैं? बस इतना याद रखना। कोई CAPF दे रहा है अभी तुम में से? मौसम जाना है, बॉटल ले रहे पीछे, पीछे यहीं कहीं। ये लिखवा दिया था क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसकी है? सैटर्न। लिख चुके थे क्या? लिख देना अराउंड 145। सुंदर सा बनाना डायग्राम, अर्थ बनाना, एटमॉस्फेयर बनाना, तुम्हारे ही समझ में आएगा बाद में। मीटियोर को आके डस्ट होते हुए दिखाना। थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ शुरू में, छोटू छोटू सा नहीं। सिलेबस का कॉपी मिल गया सबको? इसको हमेशा अपने बैग में रखना,
हमेशा याद कर लो सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है। दूसरा सिलेबस और दिलवा दूंगा अलग अलग पेज में, घर जाके उसको स्टडी टेबल के सामने चिपका देना, जीएस के साथ साथ ऑप्शनल का भी। इसको अपने बैग में रखना हमेशा। अब तुमको दे दिया है, किस दिन मैं बोलूं सिलेबस निकालो, ये मत बोल देना मैं घर भूल आया या गई या खा गई। लिख लिया सबने? और आइस ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा है, जितना भी मास है 90% से ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? कॉमेट। अब नेक्स्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लो। अर्लियर Pluto was also part of our planet। सोलर सिस्टम का तो पार्ट अब भी है। बाहर उसको हमने लात दे के बाहर थोड़ी निकाला है। ये चूक मत करना, वहां अभी भी है तो यहीं बेचारा, सोलर सिस्टम में ही है ना। कौन से सिस्टम का पार्ट नहीं है? प्लेनेट वाली कैटेगरी में नहीं है। क्या माना उसको? ड्वार्फ प्लैनेट। उसको हमने प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर निकाला है, ना कि यहां से सोलर सिस्टम से प्रोक्सिमा के पास जाओ, निकलो यहां से। ऐसा नहीं किया। वहां पे लैंग्वेज में कंफ्यूजन। क्लास में क्या तुमको वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे तुम 6th क्लास के हो। मैं ज्यादा समझदार समझ नहीं रहा हूं तुम सबको, ठीक है? अभी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, हमारे पास है वो, पर हमारी कौन सी लैंग्वेज के डेफिनेशन का पार्ट नहीं है वो प्लेनेट। इज नाउ कंसिडर्ड टू बी एज इट इज नाउ कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट। अब यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट एक मेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है। ड्वार्फ प्लेनेट और प्लेनेट को कौन कैटेगराइज करता है? कौन सी एजेंसी है जो इसकी डेफिनेशन देती है? आगे लिखो। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन has given a criteria based on which any extraterrestrial object is considered as planet। क्राइटेरिया लिखो। नंबर 1, it orbits around sun। जो सन के चारों ओर घूमेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? प्लैनेट। क्या प्लूटो घूमता है? घूमता है। उन्होंने भी सारे क्राइटेरिया लिखे थोड़ी है तुमने। ये सारे के सारे क्राइटेरिया जब मान लेगा तभी क्या बोलेंगे? प्लैनेट। प्लूटो घूम तो रहा है अभी, ठीक है। प्लूटो को जब लिस्ट से बाहर निकाल दिया था एक बार, सुनो गौर से, 2004 या 6 था, निकाल दिया था उसको, तो बाहर यूएस में यूरोप में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हुए थे, ब्रिंग प्लूटो बैक। सड़कों पर रैलियां निकल रही थी, सेव प्लूटो। भाई प्लूटो क्या मतलब? मैं तुम्हारे, अब तुम सोचो तुम प्लूटो पे हो, तुम खुद प्लूटो। अर्थ के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक से तुम्हें प्लेनेट से हटा दिया। तुमको कोई फर्क पड़ रहा है इससे? तुमको मालूम है आज युगांडा के किसी घर के अंदर क्या बना है?
कुछ होश नहीं है तुमको, क्या मतलब तुमको। और हम वहां पर रैली कर रहे हैं, खुश करने के लिए दोबारा प्लूटो को ऐड कर दिया था, फिर दोबारा प्लूटो को ऐड किया, फिर ये डेफिनेशन लेके आए, फिर लोगों का देखो अब इस डेफिनेशन के हिसाब से हम मानेंगे कि कोई प्लेनेट होगा या फिर नहीं होगा, फिर लोगों को चुप कराया, फिर जाके प्लूटो खुश हुआ, बोले चलो ठीक है। आज प्लूटो है लिस्ट में, आज प्लैनेट्स की लिस्ट में नहीं, ठीक है। आज प्लैनेट कितने हैं? 8। नेक्स्ट क्राइटेरिया लिखो, इट शुड हैव sufficient mass, to have, to assume लिखो, have को काट के, to assume हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में लिख लो जो अपने काम की चीज है, नियरली राउंड शेप, नियरली राउंड बोला है, क्या बोला है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा एस्टेरॉयड और मीटियोर्स ऐसे दिखते हैं बिल्कुल रॉकी, उसका इतना मास होना चाहिए, वो इतनी वेलोसिटी से चारों ओर घूमे कि ऑलमोस्ट वो कैसा हो जाए, सर्कुलर। प्लूटो हाँ वो भी सर्कुलर ही है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्राइटेरिया और लास्ट, जिसके बेसिस पे इसको बाहर किया, इट शुड हैव क्लियर्ड द नेबरहुड, अंडरलाइन कर लो, क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है, आसपास इसकी टक्कर का कोई और नहीं होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा ये? प्लैनेट। प्लूटो के आसपास क्या दुनिया भर के तो ड्वार्फ प्लैनेट घूम रहे हैं, जिस ऑर्बिट में आप जा रहे हो उसके आसपास आपके अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए, तब आप क्या कहलाओगे? प्लैनेट, वरना आप क्या कहलाओगे? ड्वार्फ प्लैनेट। इसीलिए हमने क्या बोला था कुइपर बेल्ट को, कुइपर बेल्ट कौन सी वाली बेल्ट है? पोस्ट नेपट्यून ऑब्जेक्ट्स, क्या बोलते हैं उसको? नेपट्यून को क्रॉस करते क्या आ रहे हैं हमारे पास? तो कुइपर बेल्ट के अंदर कौन आ रहे हैं आपके? ड्वार्फ प्लैनेट्स। कुइपर बेल्ट में लिखा है ड्वार्फ प्लैनेट्स, लिख देना कुइपर बेल्ट में आगे पोस्ट नेपट्यून ऑब्जेक्ट्स, कुइपर बेल्ट में लिख देना। जितने भी नेपट्यून को क्रॉस करते ही ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे सब के सब किस में आ रहे हैं? कुइपर बेल्ट में। नेक्स्ट लिखो, थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल और जुविन के बारे में एक स्टेटमेंट लिख लो। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स are the one which falls between the sun, कहां से कहां तक होंगे? एस्टेरॉयड बेल्ट तक, द सन एंड द एस्टेरॉयड बेल्ट। all the known elements are found here। जो केमिस्ट्री जो टेबल आई होगी एक, जितने भी तुमने एलिमेंट देखे ऑलमोस्ट सारे के सारे मिल जाएंगे किधर तुमको? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पे। सारे के सारे नहीं मिल पाएंगे किधर? जोवियन। नेक्स्ट लिखो, पैरा चेंज करके लिखना, क्रॉसिंग द एस्टेरॉयड बेल्ट देयर लाइज जोवियन प्लैनेट्स, JOVIAN, जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स में ऐसे, अब जोवियन प्लैनेट को अंडरलाइन करके नीचे एरो बना के लिख लो, दीज आर दोज प्लैनेट्स which falls between, अच्छा एक्यूरेटली बताओ किस किस के बीच में आएंगे जोवियन प्लैनेट?
एस्टेरॉयड से कुइपर तक, एस्टेरॉयड से कुइपर तक लिख दो, फ्रॉम एस्टेरॉयड टू कुइपर बेल्ट। They are mainly formed of, they are mainly formed of H2O। क्या होता है H2O? वाटर के होंगे ये, इसके अंदर क्या है अभी? H2O। इसका बर्फ भी कर दूंगा तो भी क्या होगा ये? तो यहां पर अगर सिर्फ H2O लिखा है तो यहां पानी थोड़ी होगा जोवियन पे, क्या होगा यहां पे? आइस। H2O किस फॉर्म में होगी? आइस, सॉलिड। लिख दो ब्रैकेट में, H2O आइस। बात तो वही, वाटर वेपर भी क्या होता है? H2O। पानी भी क्या ही होता है? लिक्विड। एक वाटर इकलौता ही तो ऐसा है जो तीनों के तीनों स्टेजेस में आपको मिलता है, तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। नेक्स्ट लिखो, आइस कॉमा CH4। CH4 क्या होता है? मीथेन। जितनी भी, गौर से सुनो, साइंस एंड टेक के अंदर हमें जैसे 2-3 साल पहले वो आया था जूनो मिशन। कौन सा मिशन? साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चन मेंस के अंदर फिक्स आता है कोई ना कोई, इसलिए साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट वो हमेशा करंट अफेयर बेस्ड होते हैं मेंस के लिए। एनवायरमेंट प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल स्टैटिक है, और साइंस एंड टेक तो पूरा ही करंट अफेयर। अब साइंस एंड टेक के अंदर एक कॉमन चीज क्या है? जितने भी आपके स्पेस मिशन होते हैं, जितने भी स्पेस मिशन होते हैं, सब में अलग अलग तरीके के ना कंपोनेंट ऐड करके रखते हैं। ये वाला कैमरा, ये वाला मीटर, फलाना ढिमका। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक मीथेन डिटेक्टर तो सब में होता है। सब में क्या होता है? मीथेन डिटेक्टर क्यों लगा के भेजते हैं भाई सब में? मीथेन यानी CH4। ज्यादातर बैक्टीरियाज CH4 को लिबरेट करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो तरह के रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक क्या होता है? जो एयर के कांटेक्ट में आके हो रहा है, यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट, उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? एरोबिक। हम क्या कर रहे हैं? एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक, AERO, एयर के साथ। जो एयर के एब्सेंस में, यानी जनरली इसके अंदर कौन नहीं है? ऑक्सीजन, वहां पर क्या होता है? एनारोबिक। एनारोबिक में हमेशा लिबरेट कौन होती है? CH4। क्या लिबरेट होती है? आज अगर वहां पर बैक्टीरिया है तो फ्यूचर में वहां पर लाइफ आ सकती है, क्योंकि अर्थ पे भी लाइफ कहां से स्टार्ट हुई थी? मल्टी सेलुलर या फिर सिंगल सेलुलर? अब समझ में आया ये हमेशा मीथेन डिटेक्टर क्यों लगाते? इनको कहीं पे मीथेन मिल गई, ये लॉक कर देंगे उस वाले एरिया को। इसका मतलब यहां पर लाइफ, बैक्टीरिया भी लाइफ फॉर्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा नहीं आएगा? अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां मिल सकता है, इसका मतलब वहां हम भी पहुंच सकते हैं। तो ये जितने भी जो आगे जो प्लैनेट्स हैं, इनके ऊपर कौन मिलता है? आपका CH4। CH4 अगर मिल रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन। आगे लिखो, S। S से क्या होता है? सल्फर, S। नेक्स्ट लिख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, एटसेट्रा। They all are in gaseous state। इसी में कंटिन्यू लिखो, they all are in gaseous state and are frozen। अंडरलाइन कर लो, फ्रोजन। ये वाला डायग्राम बना लिया था, ठीक है। इसमें लिखवाने को एक सच कुछ नहीं है, बस जहां पे तुमने मीटियोरॉइड और मीटियोराइट लिखा है, वहां पे मीटियोराइट के आगे लिख लेना कम्स इनटू कांटेक्ट विद अर्थ सरफेस। यहाँ पे मीटियोराइट अलग से लिखोगे स्टेटमेंट में, फिर समझ में आ जाएगा। लिख दो, मीटियोराइट के आगे लिख लो कम्स इनटू कांटेक्ट विद द अर्थ सरफेस, और मीटियोरॉइड टर्न्स इनटू डस्ट। किसके कांटेक्ट में आते ही? सरफेस या फिर एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर। तो तुम जब भी बोलोगे कि डायनासोर कौन से इंपैक्ट की वजह से हुआ, मीटियोरॉइड या फिर मीटियोराइट, इसलिए तुम जब भी पेपर पढ़ोगे कुछ होगा तो मीटियोराइटिक इंपैक्ट आता है। क्या लिखा रहता है? मीटियोराइटिक इंपैक्ट। समझ में आया? कॉमेट्स कौन हो जाएंगे? विच हैव देयर टेल्स। अब ये भी लिख चुके, ठीक है। हमने क्लास की शुरुआत में आज क्या देख लिया? हमारा यूनिवर्स। क्या देख लिया? यूनिवर्स ही देखा है, सोलर सिस्टम नहीं देखा, क्योंकि सोलर सिस्टम के बाहर भी लेके गया हूं तुमको। कहां तक? ऊट क्लाउड तक।
याद करो, तुमको प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक लेके गया हूं। दो स्टार्स के बीच तक की डिस्टेंस नापी थी हमने, क्या बोलते थे उसको? इंटरस्टेलर। यूनिवर्स देखा, सोलर सिस्टम देखा, एक एक प्लेनेट की खूबी देख ली, ठीक है। अब अर्थ पे जंप करो। किस पे जंप करो? बड़े से स्क्वीज करते, छलनी करते हुए अर्थ पे आ रहे हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम के बाद में छोटा सा लिख दो, हेडिंग डाल दो, शेप ऑफ द अर्थ। अब गौर से देखो यहां बोर्ड पे, परफेक्ट स्फेयर नहीं है हमारी अर्थ। परफेक्ट स्फेयर समझते हो? बिल्कुल जियोइड। क्या बोलेंगे उसको अपन? जियो। हल्का सा देखो ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट है, दिख रहा है, इसलिए मैं इसको डार्कन कर रहा हूं। नॉर्थ पोल पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, इधर तुम्हें यहां पे थोड़ा सा तुम्हें भी डार्कन करना होगा। साउथ पोल पे भी ऑलमोस्ट क्या है? ऐसे समझ लो जैसे संतरा है, क्या है? संतरे में तो ऊपर गड्ढा भी होता है, हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल गड्ढा नहीं है, ऐसे समझो। ऊपर से ऑलमोस्ट फ्लैट है, फिर बल्ज हो रहा है वो। एप्पल शेप नहीं बोलेंगे अर्थ को, एप्पल ऊपर से बड़ा होता है, इसका मतलब नदर्न हेमिस्फेयर बड़ा है, सदर्न हेमिस्फेयर में छोटा, ऐसा नहीं। अगर कोई एक फ्रूट है जिससे इसको रिजेंबल कर सकते हैं, तो फ्रूट कौन सा होगा हमारा? ऑरेंज। बस माइनस क्या होगा? ऊपर उसमें क्या नहीं है? गड्ढा, ठीक है। ऑलमोस्ट फ्लैट है ऊपर से, ऑलमोस्ट फ्लैट है नीचे से, और सबसे ज्यादा बल्ज कहां पर आके कर रहा है? ये इक्वेटर, ठीक है। ये हमारा हो गया कोर। अर्थ का क्या हो गया? कोर। वोर चीजों में बाद में आएंगे। अगर ये चीज यहां पे फ्लैट है और मैक्सिमम बल्ज कहां पे हो रहा है इसका? इक्वेटर। तो कॉमन सेंस से बताओ, ये वाली डिस्टेंस है ए, और ये ऊपर से लेके नीचे तक ये वाली डिस्टेंस है बी। ज्यादा डिस्टेंस किसकी होगी? ए की या फिर बी की? ए ज्यादा बल्ज्ड है, बाहर तक निकला हुआ है, और जो बी वाली डिस्टेंस है क्या होगी? कम। समझ में आया? सबसे पहले शेप बनाओ। थोड़ी सी फ्लैट बनाना ऊपर से, फिर एकदम राउंड कर देना। प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट इसकी शेप पूछेंगे। अब इंटरनेट पे सर्च करोगे गौर से, अब सुनो यहां से, ध्यान से देखो, हर साइट अलग अलग डिस्टेंस बताएगी तुमको। इस पॉइंट से लेके इसको बोल दिया मैंने यहाँ पे ए डैश, ये हो गया आपका ए, ये बी हो गया शायद, सॉरी आपका बी। इसकी डिस्टेंस अलग अलग बताएंगे, इसकी डिस्टेंस अलग अलग बताएंगे। सब अलग अलग क्यों बताएंगे? किसी ने नीचे जाके नहीं नापी, किसी को नहीं मालूम। इनफैक्ट अर्थ की सरफेस के अंदर आप ज्यादा पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते, आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो 20-30 किलोमीटर ऊपर नीचे दिखाएंगे सब, पर जो मैं लेके आया हूं ये लेजिट सोर्स है, ठीक है। जो ज्योग्राफर्स यूनियन है उनकी तरफ से सारा का सारा डेटा आया हुआ है। तो कल को इंटरनेट पे कोई और साइट कुछ आ रहा है तो मेरे को आगे ग्रिल मत करना, सर ये वाले तो कुछ और बता रहा है। ये वाला जो डेटा है ये कंसेंसस बेस्ड है, ठीक है। लिखो, शेप का नाम क्या है? ये ऑबलेट स्फीरॉइड, ए के ए दूसरा नाम क्या होता है इसका? जियोइड। लिखो ऑबलेट स्फीरॉइड क्या है, लिखो ऑलमोस्ट, लिखो ऑलमोस्ट फ्लैट
at or near the poles, almost flat, at or near the poles, and it is bulged, bulged, bulged at the equator. Thus, the distance between two poles is comparatively lesser कंपेरेटिवली लेसर. डिस्टेंस लिख दो. अब इधर सुनो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अराउंड कितने किलोमीटर है? 12,700. ये तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि डिस्टेंस कहां पर जाता है आपकी? इक्वेटर. यहां पे अराउंड कितनी है? 756. अराउंड कितना किलोमीटर ज्यादा बल्ज हो रहा है? तो लगभग 40 समथिंग किलोमीटर. समझ में आया? लिख दो, डिस्टेंस लिख दो. कोर के जितना पास जाओगे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा लगेगा. तो आपने पढ़ा होगा पहले, वेट और मास दो तरह की अलग अलग चीज होती है. कोई है यहाँ पे उस बैकग्राउंड से, फिजिक्स बैकग्राउंड से, जो किसी को समझा पाए मास रेडियस का क्या रिलेशन है? नीरज ट्राई तो करो. प्रखर, अब साइलेंटली सुनो. इन जनरल जो हम कैरी कर रहे हैं वॉल्यूम, इसको तो अपन क्या बोलेंगे? मास. जैसे ही वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा क्या बोल देंगे उसको? तो वेट ज्यादा कहां होगा आपका? देखो वो दिखाता है ना कि वो बाहर मूवीज दिखाई होगी, मून पे पहुंच गए, कूद रहे हैं. मून की ग्रेविटी कम है. क्या कम है? अभी तुम चिपके हो सरफेस से, तुम कूदोगे तो दोबारा इधर आ जाओगे. ज्यादा ग्रेविटी कहां है आपको? इधर पॉइंट नंबर 1 पे या फिर पॉइंट नंबर 2 पे? 2, क्योंकि आप किसके और ज्यादा पास आ गए हो? कोर के. किसके ज्यादा पास आ गए हो? तो ऐसे नहीं धरती जाओगे, इतना भी ज्यादा गैप नहीं, पर आपको पहले से ज्यादा वेट लगेगा. इंडिया में अपना वेट करना कितना है? और जब रशिया घूमने जाओ बिल्कुल तब अपना वेट करना आराम से, ना करते भी 100-500 ग्राम एक्स्ट्रा ही आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ज्यादा क्या लग रही है? ग्रेविटी. ऐसे सोचो कोई खड़ा हुआ है तराजू पर, तुमने पीछे से आके उसके पांव लगा दिया तो उसका वेट ज्यादा दिख रहा है. उसका बॉडी मास तो उतना ही है, बस वहां पर ज्यादा क्या लग रहा है उसको? ग्रेविटी. ज्यादा खींच रहा उसको अपनी तरफ, क्योंकि वो किसकी तरफ ज्यादा आ गया है? पोल के. अब ऐसे सोचो, इसका एप्लीकेशन पार्ट सोचो, ये हमारे कुछ काम का नहीं है. एंथ्रोपोजेनिक सैटेलाइट्स, ह्यूमन अपने सैटेलाइट छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? अगर तुमको सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बनाना है, क्या बनाना है? मेरे को ये अर्थ है, मेरे को सैटेलाइट लॉन्च करनी है बाहर की तरफ, तो तुम सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड पोल पे बनाओगे, इक्वेटर के पास बनाओगे. मैं जितना दूर होऊंगा किससे? कोर से, उतना आसानी से, उतना ग्रेविटी ज्यादा लगेगा कम लगेगा? जितना कम ग्रेविटी लगेगा मैं उतना इजीली एस्केप करके बाहर जा सकता हूं. जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सारे के सारे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस किधर बना रखे हैं? इक्वेटर के पास. किसके पास? ऐसे एटलस लेके आए हो? वर्ल्ड मैप खोलो फटाफट. वेरी गुड, वर्ल्ड मैप खोलो. अब इस पूरे वर्ल्ड मैप पे यूरोप को देखो ऊपर. यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट को देखो. देखो लगभग इधर देखो पहले बोर्ड पे, यूरोप को तो वहीं रखे रहने दो. जो अर्थ को बिल्कुल ऐसे बीचों बीच ऐसे काटती है स्फेयर्स में, इसको तो अपन क्या बोलते हैं? इक्वेटर. क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमीस्फेयर. हेमी मतलब आधा, स्फेयर तो पूरा हो जाएगा.
नीचे वाले क्या बोलेंगे सदर्न। इक्वेटर वो लाइन है जो दोनों को इक्वल कट कर रही है, समझ में, नदर्न एंड सदर्न, ठीक है। ऐसी ही जो लाइन है हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल रखे हैं, तो लाइन ऐसे सोई हुई है, इनको अपन क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड वो लाइन है जो इक्वेटर के परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है। लैटिट्यूड्स नेवर मीट, दिस इज यू एंड योर एक्स, ऑलवेज सेपरेटेड, समझ में आया। पर अब जिससे नई मुलाकात होगी वो क्या होगी आपके लिए, लॉन्गिट्यूड, जिसके साथ आपका लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप चलेगा। लॉन्गिट्यूड वो होते हैं जो पोल से पोल को कनेक्ट करते हैं, किससे किसको कनेक्ट करते हैं, लॉन्ग है, लंबे हैं वो, तो सारे के सारे ये ऐसे अर्थ पे ऐसे आके जोड़े रहेंगे, तो ये सारे के सारे पोल्स पर कनेक्ट, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो कभी भी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज मत होना। जो ऐसे स्लैंट लाइट से तुम्हारे वाले एंगल से, इनको तुम क्या बोलेंगे, लेटिट्यूड, इनको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग। ये हो गया इक्वेटर, इक्वेटर से ऐसे ऊपर जाओगे 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर तक क्या आ जाएगा आपका 90। अब ऐसे इमेजिन करो अर्थ ऊपर तक क्या थी हमारी, फ्लैट। जैसे ही तुम 60 को क्रॉस करोगे अर्थ फ्लैट होने लग जाएगी। अर्थ क्या होने लग जाएगी, समझ में आया। अभी उतना डेप्थ में नहीं आएंगे, क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे उसको, अभी नहीं। यूरोप तुम्हारा ऑलमोस्ट 40 डिग्री नॉर्थ से ही ऊपर शुरू हो रहा होगा, देखो यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट को देखो, ऑलमोस्ट अराउंड 40 डिग्री वाली लाइन देखो, कोई 30-35 वाली होगी, उसके ऊपर ही होगा आपका यूरोप, दिख रहा है ना। और यूरोप देखो ऊपर फिनलैंड, इनफैक्ट रशिया का मॉस्को वाला भी जो रीजन है वो भी किसका पार्ट है, यूरोप, ऊपर नॉर्थ पोल तक गया है। अब नॉर्थ पोल, अब यूरोप है इतना बड़ा, इधर देखो यूरोप है, अब यूरोप के पास भी तो खुद का अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इंडिया वाले का नाम क्या है हमारा, इसरो, यूएस का नाम नासा, ऐसे यूरोपियन स्पेस कमीशन, स्पेस एजेंसी, ईएसए, ठीक है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो अपना लॉन्चिंग पैड है वो कहां पर बना रखा है, बताओ कहां बना रखा है आर्यन। देखो साउथ अमेरिका में एक कंट्री दिख रहा होगा आपको ऊपर, सबसे पहले साउथ अमेरिका में देखो, उधर दिख रहा होगा आपको वेनेजुएला, दिख रहा है वेनेजुएला को। साउथ अमेरिका खोल लो एटलस के अंदर, साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल। जब अपन कंट्री के नाम देखेंगे तो अपन देखेंगे पॉलिटिकल, और ज्योग्राफी को देखेंगे तब देखेंगे फिजिकल। कौन सा पेज है, 88 खोलो, 88 89 में दिखेगा, सबसे ऊपर दिख रहा है वेनेजुएला। वेनेजुएला को क्रॉस करती कौन सा कंट्री, गुयाना, गुयाना क्रॉस करते ही सुरीना, फिर फ्रेंच गुयाना दिख रहा है, ऑलमोस्ट इक्वेटर निकल रहा होगा वहीं से, मतलब इक्वेटर के पास ही तो है भाई। कहां यूरोप और कहां ये गुयाना और फ्रेंच गुयाना दिख रहा है। इन लोगों ने अपना लॉन्चिंग स्टेशन इस कंट्री में बना रखा है, सर्च करो, फोन निकालो, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इन साउथ अमेरिका, डायरेक्ट डालो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, एरियाना नाम है उसका, फ्रेंच एरेनेस के नाम से आएगा, देखो स्टेशन। कौन से कंट्री में दिखा रहा है, इक्वेटर के पास में ही है। ऐसे कंट्री में भी, अब ऐसे सोचो, इधर सुनो, यहां देखो मेरी तरफ, बहुत से ऐसे कंट्री होंगे जो बिल्कुल इक्वेटर पे होंगे, पर जो जितने भी कंट्री हैं जो बिल्कुल इक्वेटर पे हैं, सबके सब गरीब हैं, अफ्रीकन है, एशियन है, साउथ अमेरिकन है, कहीं पर भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। अब सोचो मैं यूरोप हूं, पैसे वाला हूं, ठीक है, ये बेचारा कोई अफ्रीकन कंट्री है, बिल्कुल गरीब है, और मैंने मेजरली इन्वेस्ट कर दिया यहाँ, इनके यहाँ सरकार हो गई, रोजाना लूट पाट हो रही है, मेरे स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन पे आ गए, रोजाना लूट मार करके चले जा रहे हैं। मैंने तो इक्वेटर के पास क्यों सोचा कि यहां से मैं इजीली क्या कर दूंगा, लॉन्च। तो भले ही इक्वेटर से मैं 2-4 डिग्री ऊपर नीचे आ जाऊं, पर एक कंट्री ऐसा स्टेबल हो जहां पर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डाल सकूं। मैं चाहूंगा कि बस मेरा जो लॉन्चिंग पैड है वो नियर हो किसके, इक्वेटर के, और जितना हो सके उतना अवे हो किसके, पोल्स के। इसीलिए हम भारत में, हमने भी जो हमारा लॉन्चिंग पैड बनाया, किधर बनाया, यहाँ पे श्रीहरिकोटा। चाहते तो बिल्कुल भी नीचे तक आ सकते थे, पर नहीं, उधर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। इधर देखो कावेरी नदी आ रहा है, तमिलनाडु, पूरा पूरा प्लेन एरिया है, पॉपुलेशन लाइक, अभी सोचो लॉन्च करते तो मैं फट गया वहीं के वहीं,
समझ में आया? तो हमने यहां पर एक आइलैंड ले रखा है। क्या ले रखा है? आइलैंड का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, वहीं से लॉन्च करते हैं इसको। तो जितना हो सके उतना नियर आएंगे किसके? इक्वेटर के। पॉपुलेशन वहां बिल्कुल कम हो, और हमेशा हम ये कोशिश करेंगे क्या के पास में क्या हो? ओशन, सी। क्यों? ये अपन कल आएंगे और कल पहली बार क्लास में आके वर्ल्ड मैप बनाएंगे, इसी टॉपिक को कोरिलेट करेंगे। हमने ज्योग्राफी को एज अ ज्योग्राफर नहीं बनना है, हमको इसी टॉपिक को हाथों हाथ हमारे स्पेस लॉन्चिंग सैटेलाइट वाले प्लेटफॉर्म से देखना पड़ेगा। अब वर्ल्ड में जितने भी जो लॉन्चिंग पैड्स हैं कल आएंगे और उसको हाथों हाथ यहां बनाएंगे, ताकि कि प्रीलिम्स में हमेशा मैच द फॉलोइंग में आता है, ये वाला कंट्री का लॉन्चिंग पैड कहां है। अब सुनो वर्ड्स, अभी गया नहीं हूं मैं, आज घर जाना, भले ही तुम लोगों ने लिखने के लिए एक ही या दो ही पेज भी लिखा होगा, हार्डली 2 पेज भी नहीं होंगे, पर जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इसको जाना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ड्रेस कोड कॉपी करके आएगा मेरा, इसको दोबारा जाना और रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में मंडे से अपन रेगुलर ही मिलेंगे। अच्छा, तो तुम लोग ऑल्टरनेट डेज पे क्लास नहीं चलेगा, रेगुलर चलेगा। आने वाले जुलाई तक तुम्हारा जो भी कोई फ्रेंड दोस्त आ रहा है उसको बोल दो जैसे भी आ रहा है फटाफट आ जाए, क्योंकि अगस्त से मैं इस क्लास को 3 से 4 घंटे ही करने वाला हूं। फटाफट समेटेंगे इस बार रिकॉर्ड तोड़ना, ऑप्शनल को 4 से 4.5 घंटे के अंदर खत्म करना। समझ में आया? हाँ, क्या बोला मैंने? घंटे बोल दिया? कोई बात नहीं, माफ, दोबारा सॉरी बाबू। ठीक है, कोशिश करेंगे दिवाली के आसपास तक निपट जाए। समझ में आया? और टाइमिंग ऐसा ही रखेंगे जो सबके लिए फ्रूटफुल हो। पर आज घर जाओगे और हाथों हाथ डेली रिवीजन करना है जो क्लास में पढ़ा है। आज के सेशन में कोई डाउट है कोई किसी को? थैंक यू क्लास।